आप लोगों को आपने ये बताना था कि कहाँ कहाँ ऐसा होता है कि दो इंडस्ट्रियां आपस में जुड़ती हैं और मिल के सपोर्ट कर रही होती हैं, और 5-5 एग्जांपल सोचनी थी। ऐसी बात हुई थी। यानी अगर मैं किसी भी अकेले एक इंफरादी पर्सन से पूछूंगा तो 5 एग्जांपल्स उसको आती होंगी। किबला ये यहाँ से 1 2 3 4 5वें बेंच पे सेंटर में जो भाई बैठे हुए हैं, फिनटेक। भाई ने टेक्निकल बात कर दी है। 1 मिनट, आपने ही बताना है ये फिनटेक क्या होता है भाई जी? फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का जो मिक्सचर है, ये इस वक्त हम जो टेक्नोलॉजी को यूज करके पैसे वगैरह को भेज रहे हैं, ये जो आपके डिफरेंट कम्युनिकेशन के सिस्टम है, इवन ये जो जैस कैश वगैरह और इस तरह की चीजें हैं, और जितने भी इस तरह के कागजी गैर कागजी कंप्यूटराइज सिस्टम है पेमेंट्स के, वो सब ओवरऑल फिनटेक के एम्बिट में कवर होते हैं। तो इसमें क्या हुआ, फाइनेंस पैसों वाली इंडस्ट्री जुड़ी टेक्नोलॉजी के साथ और वो बन गया। तो जैस कैश के आपकी जेब में पैसे नहीं रखे हुए, लेकिन आपके टेक्नोलॉजिकल वॉलेट में पैसे रखे हुए हैं। एक हवाई वॉलेट है, टेक्नोलॉजी में क्रिएट हुआ हुआ बटवा है जिसके अंदर आपके पैसे पड़े हुए हैं। गुड, अच्छी एग्जांपल थी। और 5 दे दिए ना एग्जांपल जी? मीडिया और एंटरटेनमेंट आपस में जुड़ गए। पहले जैसे स्टेज शो वगैरह होते थे, वो अलग से लोग जाके देखते थे, वो सारी चीजें रिकॉर्डेड फॉर्म में अलग से भी सेल होना शुरू हो गई। तो वो मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आपस में जुड़ गए। ठीक है, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी, नादरा वाली ऐप भी आ गई है, लेकिन अभी भाई की 3 इंडस्ट्रियां हुई, फार्मास्यूटिकल और फूड। फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने सोचा कि लोग खाना खाते हैं मोटे हो जाते हैं, और खाना ना खाएं तो मर जाते हैं। तो उन्होंने जो है वो न्यूट्रिशंस इस तरह के निकालने शुरू कर दिए, इस तरह की सिरप निकाल दी, इस तरह की गोलियां निकाल दी, जिससे खुराक की नीड भी पूरी हो जाएगी और खाने वाले ने इतना कम खाया होगा कि फैट्स बनेंगे ही नहीं। तो सिर्फ चटखारा मिसिंग होता है। तो ज्यादातर लोग तो खाना चटखारे के चक्कर में खाते हैं, तो वो बस वो वाले उसके ऊपर काम कर रहे हैं वो। और आखिरी उन्होंने कहा, लास्ट वाली जो है ना, मैंने ओला डॉग और ये सोची हुई थी। ऑनलाइन में एक भाई ने कहा फूड पांडा। इसमें क्या क्या जुड़ा है, कौन सी इंडस्ट्रियां जुड़ी हैं? 3 इंडस्ट्रियां जुड़ी हैं, खुराक, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट। वो जो कोरियर सर्विसेज टाइप की हैं, या जो चीजें एक जगह से दूसरे को पहुंचाते थे, वो एक तरफ से टेक्नोलॉजी आई, और तीसरी तरफ से वो जो रेस्टोरेंट या जो खाने पीने वाली इंडस्ट्री थी, वो आपस में जुड़ गए जी। अब चूंकि हमने ये तय किया था कि हर बंदे 5-5 तो सोच के आया होगा, तो मैं रैंडमली अब किसी और से भी 5 पूछ सकता हूँ। चिबला आप 5 बता दे, ब्लैक शर्ट में जो भाई है। फूड और ड्रिंक्स। फूड और ड्रिंक्स यानी कि स्नैक्स वाली इंडस्ट्री और जो खाने पीने वाली इंडस्ट्री है, आपस में जुड़ के क्या बनाया, कोई मशहूर प्रोडक्ट? फास्ट फूड के साथ जोड़ दिया। ये जो ब्रांडेड चेन्स हैं जो फास्ट फूड की, आप वहां जाएं तो उन्होंने बोतलों वाली कंपनियों के साथ एग्रीमेंट कर लिया और अपनी डील्स जोड़ दी हैं कि नहीं, खाली बर्गर नहीं देंगे आपको, पूरा कम्बो देंगे, और बर्गर भी होगा, चिप्स भी होगा, बोतल भी होगी। तो उन्होंने आपको, शायद बर्गर किसी जमाने में लोग अकेला खा जाया करते थे, अंडा शामी भी खाया करते थे लोग, उन्होंने बोतल की आदत उन्होंने डाल दी कि ये बोतल जी कम्प्लीमेंट्री है। थोड़ी सी प्राइस बढ़ाई और बोतल भी बेचनी शुरू कर दी। बोतल वाली कंपनी को भी फायदा हुआ, आपस में इंटीग्रेशन बन गई। तो अब आपस में बड़ी बड़ी इंटरनेशनल जाइंट्स आपस में कोलैबोरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल KFC पेप्सी से रिलेटेड ड्रिंक्स देता है, कोक से रिलेटेड ड्रिंक्स नहीं देता, आपस में जुड़े हुए। इसी तरह से कोई और बिजनेस कोक वाली कंपनी से जुड़ जाता है, तो ये इस तरह की इंटीग्रेशंस भी करते हैं। ठीक है, और हॉस्पिटल और फार्मास्यूटिकल जाहिर है दवाइयां बेचते थे और हॉस्पिटल इलाज करते थे। फिर इन्हें समझ आया कि हम दो हैं तो एक दूसरे के भाई, तो इधर से बंदा बाहर निकले हॉस्पिटल से और फौरन से साथ ही उसे फार्मेसी भी मिल जाए, तो ये आपस में मर्ज हो गए। ये कनेक्टेड थी, करीब की इंडस्ट्री थी, ओवरऑल इंडस्ट्री हेल्थ थी। तो ये 2 तरह के सेक्टर्स जुड़े हैं, इंडस्ट्री का मर्जर नहीं है ये। इंडस्ट्री जो ब्रॉड डिफरेंट कैटेगरी हो। ऑनलाइन में आया ऑटोमेटिव एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। अब टेस्ला पागल हुआ है, गाड़ी में टेक्नोलॉजी ले आया। आप गाड़ी में बैठो, साथ ड्राइवर ही कोई नहीं है, चले जा रही है, नेविगेशन भी खुद पकड़ रही है, और इंटरनेट है नहीं है, वो सैटेलाइट से पकड़ रही है। तो वो अलग ही है, वो मतलब खुद ही से सीख रही है, खुद ही से समझ रही है, अपने कंज्यूमर के हिसाब से अपनी रफ्तार सेट कर रही है, और उसे पता है कि उसमें कौन सी सवारी आके बैठी है और उसकी क्या प्रेफरेंसेस हैं।
और वो अपने से आगे वाली, अच्छा अगर आप खुद भी ड्राइव कर रहे हैं तो भी आपसे आगे खास लेवल तक जाके गाड़ी को सेंस करके आपको उसका इमेज दिखाना शुरू कर देंगे, आपकी गाड़ी से आगे गाड़ी, उससे आगे गाड़ी, वो नजर नहीं आ रही, इसने उसको होलोग्राफिक तरीके से रीड करना और आपको बताना है। फिर अक्सर गाड़ी है जिसके अंदर 360 टाइप का कैमरा है कि आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो वो कैमरा आपको ऊपर से दिखा रहा है, हालांकि फिजिकली ऊपर कैमरा कोई नहीं गया हुआ, लेकिन आपको आपसे अगली गाड़ी, पिछली गाड़ी, आपके लेफ्ट राइट क्या चल रहा है पूरा इमेज बना के दे रहा होता है। तो टेक्नोलॉजी गाड़ियां उस पे चल रही हैं, अब ये क्रीम उबर वगैरह ने तो यूज ही सारी मैप वाली टेक्नोलॉजी की है। हाँ जी, कोक स्टूडियो एक तरफ से एंटरटेनमेंट और एक तरफ से ड्रिंक्स वगैरह या इस तरह से करके आपस में जुड़ गए, दोनों की प्रमोशन हो गई, कोक की प्रमोशन हो गई और उधर से मतलब कोक के नाम पे गाने और गानों के नाम पे कोक। जी, बायोटेक बोल रहे थे, इसमें क्या होता है जी, समझाना पड़ेगा ना जरा। जो बायोलॉजिकल जो प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं बायोलॉजिकल नीड से लेके ऐसे, ठीक है, इन्होंने कहा जी हम बायोलॉजिकल नीड्स के हिसाब से प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं और कई दफा कुछ न्यूट्रिशंस उसमें उस तरह के ऐड होते हैं जिसमें हर बंदे की अपने हिसाब से, फॉर एग्जांपल नेस्ले कम से कम कुछ 15 तरह के दूध बेचता है, कोई नेस्ले बुनियाद होता है जो बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, तो जो है ना वो बोन विवेंट टाइप बना देते हैं, कुछ और इस तरह से करते हैं, तो कोई छोटे बच्चों का दूध है तो कोई बड़े बच्चों का दूध है, मतलब छोटे बच्चे की ग़िज़ाई नीड्स और हैं, बड़े बच्चे की ग़िज़ाई नीड्स और हैं, हर अलग अलग तरह के पाउडर बनाए हुए हैं, तो वो साथ उस तरह के पाउडर वाले वो जिसने चाय में पीना है उसके लिए अलग तरह का दूध बना देते हैं। तो वो सिर्फ उसी के अंदर सिर्फ उसकी कंपोनेंट्स थोड़े से बदल के अलग अलग नीड्स के हिसाब से वो उस तरह की चीजें डेवलप कर रहे हैं। एक इंडस्ट्री इन्होंने कहा मेरे माइंड में भी है जी, बैंकिंग इंडस्ट्री, उसके साथ मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज अटैच होंगी, जैसे बैंक से आप कार भी ले सकते हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ बहुत सारी इंडस्ट्रीज अटैच हो गई कि बैंक से आप कार भी ले सकते हैं, तो वो कार वालों ने बैंक वालों के साथ जुड़े, उन्हें पता था कि कार लेने वालों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पैसे, और उन्होंने बैंक में जाना है, तो व्हाई नॉट कि बैंक और कार वाले इकट्ठे हो जाएं और बैंक ही खुद ही से प्रमोशन करना शुरू कर दे कि जी फलाना कंपनी की कार फाइनेंसिंग, फलाना कंपनी की कार हमसे ले लें, इतने डाउन पेमेंट, और उसमें मिलके कुछ बेनिफिट दे दिए। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? इसका मार्केटिंग और ब्रांडिंग, ये ओवरऑल इंडस्ट्री तो तकरीबन, इंडस्ट्री बड़ा वर्ड है, इंडस्ट्री को दो बड़ी इंडस्ट्रियों को जुड़वाएं, एग्रीटेक, एक तरफ एग्रीकल्चर और एक तरफ टेक्नोलॉजी, और उनको आपस में जोड़ दिया। रोबोट्स और मैन्युफैक्चरिंग, मतलब एक तरफ रोबोटिक टेक्नोलॉजी थी और एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का था, तो अब दुनिया में बहुत ज्यादा मैस जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो रोबोट्स की मदद से हो रही है। रिटेल टेक्नोलॉजी ठीक है, फिर ये आपकी जो ई कॉमर्स वगैरह है, इसमें तो ये बड़ा ज्यादा काम हुआ है कि टेक्नोलॉजी ने ये कर दिया है कि दराज से हर तरह की इंडस्ट्री कनेक्ट हो गई मोबाइल के थ्रू। फिर ये करीम उबर वगैरह में टेक्नोलॉजी प्लस वो जो ट्रांसपोर्ट वाली इंडस्ट्री थी, तो ये दुनिया में कई दफा ये काम हो रहा होता है। अब हम इसके बारे में थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़ लेते हैं, ये हमारा कल का टॉपिक था, अंग्रेजी पढ़ के हम आज के टॉपिक की तरफ आएंगे। Convergence, sometime two or more industries और segments converge, कई दफा दो या दो से ज्यादा इंडस्ट्रियां या सेगमेंट आपस में जुड़ जाते हैं and become part of same industry. This can have major impact on business strategy, आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजी पे इसका बड़ा मेजर इंपैक्ट हो सकता है। कन्वर्जेंस दो तरह की होती है, डिमांड लेड और सप्लाई लेड। डिमांड लेड, डिमांड कंज्यूमर डिमांड करते हैं कि हमें ये चीज इस चीज के साथ चाहिए, उनकी तरफ से फरमाइश आना शुरू हो जाती है। और सम टाइम ये सप्लाई लेड होता है, सप्लायर को लगता है कि मुझे ये चीज इस चीज के साथ जोड़ के देनी चाहिए। डिमांड लेड, फिजिकल कोरोना आया, कुछ ऑनलाइन चीजें आई, फिर लोग फिजिकल पढ़ते थे, तो बच्चों ने ये कहना शुरू कर दिया कि कितना अच्छा हो कि इस फिजिकल के साथ हमें ऑनलाइन भी मिल जाए, तो कॉलेजेस को फिर उस तरह के पैकेज भी बनाने पड़े कि जी ठीक है जी आप ये दोनों इकट्ठे भी ले सकते हैं। ये थी डिमांड लेड, लोगों की तरफ से आई हुई। अच्छा, हम अपने स्टूडेंट्स को किताब साथ में दे देते थे, बच्चों ने नहीं कहा था, हम किताब फिजिकल साथ दे देते थे कि इसको पढ़ने में आसानी होगी, वरना ये सोचता रहेगा किताब खरीदूं ना खरीदूं, क्योंकि सॉफ्ट में तो हम शेयर कर रहे होते हैं। ये सप्लाई लेड थी, ये हमने सोचा था कि हम इस तरह से करना शुरू कर दें।
तो मोबाइल बनाने वालों ने शायद पहले सोच लिया था कि हम कैमरा दे दें इससे पहले कि लोग मांगते कि इसमें कैमरा होना चाहिए, लेकिन अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम सैमसंग एप्पल से एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके नए फोन्स में ये फीचर होने चाहिए, ये डिमांड लेट हो जाता है। तो कन्वर्जन डिमांड लेट का मतलब है कंज्यूमर्स की तरफ से आवाज आई और उन्होंने डिमांड की कि जी ऐसा हो, और सप्लाई लेट क्या होगा? सप्लायर को, यानी कि अगर लोग कहें कि भाई न्यूज चैनल आप लोगों का यूट्यूब चैनल होना चाहिए तो डिमांड लेट हो जाएगा, और अगर न्यूज चैनल ये समझे कि मुझे ऐसा कर देना चाहिए और पहला स्टेप ले ले, सप्लाई लेट होगा। तो डिमांड लेट कन्वर्जन, जहां प्रेशर फॉर कन्वर्जन कम फ्रॉम कस्टमर बिगिन टू थिंक ऑफ टू और मोर प्रोडक्ट इंटरचेंजेबल। कस्टमर सोचना शुरू कर देते हैं यार ये दोनों चीजें तो जुड़ सकती हैं, ऐसा भी तो हो सकता है, यूं भी तो कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर रीडिंग न्यूज़पेपर ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट, कि कस्टमर कहता है मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ना है लेकिन पढ़ना ऑनलाइन है, टाइम नहीं है मेरे पास, तो उसकी इस नीड की वजह से बिजनेस को मजबूरन शिफ्ट करना पड़ा। और सप्लाई लेट में जहां सप्लायर एक लिंक देखता है उन दो चीजों के बीच में और इंडस्ट्रीज के दरमियान में गैप देखता है, तो अगेन जैसे एंटरटेनमेंट, वॉइस, डाटा कम्युनिकेशन, तो मोबाइल इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंस। जी बिल्कुल ऐसी ही है। ये सप्लाई लेट तब होता है जब बिजनेस सोचता है कि मुझे ऐसा करना है। तो नॉर्मली क्या होता है, पहला इनिशिएटिव बिजनेस की तरफ से आता है, लेकिन उसके बाद बहुत सारी ऐसी इंटीग्रेशन है, उन्होंने अपनी तरफ से बेसिक मॉडल दे दिया, अब कंज्यूमर सोच रहे होंगे कि ये भी होना चाहिए, इनके रिव्यूज जनरेट होते हैं, ओपिनियंस जनरेट होती हैं, और मैथ में वो कहते हैं हाँ भाई सैमसंग आपका नया मॉडल आ रहा है उसमें फलाना फीचर दोगे या नहीं दोगे। लेकिन पहली दफा अक्सर ये होता है कि इससे पहले कि कंज्यूमर सोचे बिजनेस सोचना शुरू कर देता है। बिजनेस भी क्यों सोच रहा है, उसको नजर आ रहा है, फिर वो गैप देखता है, वो कहते हैं यार सारे एक जैसी चीज बेच रहे हैं, मैं ऐसी चीज बेच रहा हूं जिसमें कुछ यूनिक हो, तो वो अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करने के चक्कर में पूरी मार्केट खराब कर देता है, क्योंकि फिर सारे लोगों को फॉलो करना पड़ जाता है, क्योंकि कंज्यूमर कहता है आपके यहाँ हो रहा है, आपके यहाँ नहीं हो रहा। अब जैसे इस टाइम पे ये ऑनलाइन के अंदर एक बड़ा वो चल रहा है कि किसी की ऑनलाइन वीडियो सिर्फ चलती है, डाउनलोड नहीं होती, किसी की सिर्फ डेस्कटॉप पे डाउनलोड होती है, किसी की सिर्फ ऐप पे डाउनलोड होती है। तो अब इसमें बड़ा गैप है, जिनकी ऐप पे डाउनलोड होती है हमें बच्चे कहते हैं जी डेस्कटॉप पे क्यों नहीं डाउनलोड होती, जिनके डेस्कटॉप पे डाउनलोड होती है उनको बच्चे कहते हैं आपकी ऐप पे क्यों नहीं डाउनलोड होती, उनकी तो ऐप पे डाउनलोड होती है। अब जाहिर है वो दो अलग अलग फ्रेमवर्क होते हैं, किसी एक तरफ जाए, अगर एक तरफ ना जाए तो फिर वो इतना लैगी हो जाए कि बच्चे के इंटरनेट में हल्की सी भी कमी आए तो बिल्कुल फारिग हो जाए। तो अब अगेन वही वाली बात है कि पहले कॉलेज ने सोचा कि डाउनलोड का फीचर होना चाहिए, और अब बच्चे सोच रहे हैं कि हर तरह का डाउनलोड का फीचर होना चाहिए, बल्कि बाहर निकाल के जेब में डाल दूं, यूएसबी में आ जाए और मैं बेचना शुरू कर दूं। तो ये जो है ना ये काम बड़ा जरूरी है। हमारे तो पोर्टल ओपनली सेल हो रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, जो है ना वो बड़ी बड़ी पोस्टें लगा के लोग धड़ाधड़ खुल्लम खुल्ला इलीगल काम कर रहे होते हैं, क्योंकि वो दो डिवाइस पे। अब अगेन हमने ये सोचा कि हमारा कंज्यूमर कभी मोबाइल पे कभी लैपटॉप पे वो करे, या कभी वो दूसरे शहर में हो, घर में किसी जगह पे पढ़ रहा हो, यहाँ पे पढ़ रहा हो, आईपी चेंज हो जाते हैं, एड्रेस चेंज हो जाते हैं। हमने सहूलत के लिए सप्लाई लेट दी ये चीज, लेकिन कंज्यूमर ने कहा अच्छा यहाँ भी बिजनेस है, यहाँ पे दो पोर्टल मिलते हैं एक के पैसों में, तो एक मैं रख लूंगा और एक आगे सेल पे लगा दूंगा। कुछ तो फिर शिफ्टें लगा रहे होते हैं सुबह के वक्त में, सेम डिवाइस भी मूव हो रही होती है, एक लैपटॉप ले लिया तीन दोस्तों ने, एक सुबह में पढ़ रहा है, एक दोपहर में पढ़ रहा है, एक शाम में पढ़ रहा है। अब सेम डिवाइस पे सेम ही यूजर नेम के साथ सेम बंदा बैठेगा, तो वो एक आ गया ना बिजनेस आइडिया। डील किया करें। मैं स्टूडेंट होता ना तो मैं ये करता कि मैं अपने हॉस्टल के सारे बच्चे इकट्ठे करता, एक कमरे में प्रोजेक्टर लगाता, कॉलेज से क्लास लेता, उन बच्चों से लेता 2-2 हज़ार रुपए, ठीक है, और मैं कॉलेज को देता 12,000 रुपए टाइप, ठीक, 12,000 में उनसे वो ले लेता और कोई 10 बच्चों को बिठा के उनसे 2-2 हज़ार रुपए कमा रहा होता, अपना भी और पर मंथ कमाया जा सकता है। कितनी प्यारी बात, सब्सक्रिप्शन मॉडल दे देता, 1,000 रुपया पर मंथ, बच्चे के लिए भी इजी, 1,000 रुपए पर मंथ दे, अपनी हॉस्टल में बैठे बैठे कमरे में आए और सामने प्रोजेक्टर चल रहा। सारे बिजनेस तजर्बे हमारे ऊपर ही होते हैं, फर्म में जाते हैं ना वो फिर सीधा करते हैं, वो कहते हैं बच्चों तुम लोगों के अंदर का तो बिजनेस हम वो करें। सर बुक्स देना क्यों बंद किया है? सस्टेनेबिलिटी की वजह से। हम एनवायरनमेंट बहुत बुरी तरह से डैमेज कर रहे थे। हमने ये चीज देखी कि हम किताबें बहुत ज्यादा देते हैं लेकिन लोग उसका इस्तेमाल उस तरह से नहीं करते थे। बहुत सारे लोगों की वो पड़ी रहती थी, वो नोट्स वो कर रहे होते थे। और अच्छा बच्चों को जब भी हम कहते थे, बच्चे कहते थे जी फीस डिस्काउंट, हम कहते थे भाई हम तुम्हें किताब भी दे रहे हैं, वो बेकार चीजें वापस ले लें, वो तो आपने सॉफ्ट में भी दी हुई है। क्योंकि हमें ये होता था कि चलो बच्चे को सहूलत हो वो सॉफ्ट में भी पढ़ना ज्यादा पढ़ ले।
तो उसके बाद हो ही रहा था कि हम जो है वो 1000 1,500 किताब छापते थे, बच्चे को देते थे और उनमें से 200-250 किताबें सही से यूज होती थी। हमने एक सेशन एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया, हमने बच्चों को सॉफ्ट में सारी किताबें दे दी और फिजिकल में जितनी हमारी कॉस्ट पड़ी थी उससे भी कम में उसको अवेलेबल कर दिया बुक शॉप पे, अपनी कॉस्ट से भी नीचे जाके, कि बच्चे के साथ फाइनेंशियल मसला ना आए और वो 400 रुपए, 350 रुपए, 550, 450 में वो किताब ले ले जो किसी और कॉलेज में 1000, 1200, 1300 की मिल सकती है। वो किया और बच्चों को कहा सॉफ्ट में भी है, लेकिन अगर आपको वाकई फिजिकल किताब चाहिए तो थोड़े से पैसों से खरीद लें। जितनी हम छापते थे उससे आधी किताबें छापी और जितनी हमने छापी उससे आधी बिकी, जिससे हमें ये पता लग गया कि व्हेन इट कम्स टू यूजर साइड, उसकी चॉइस, तो वो इतना इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि उसको सॉफ्ट में किताब मिल रही है या वो पिछले सेशन की किताब उठा के यूज कर रहा है। चूंकि कॉलेज उसे दे रहा था तो वो उठा के रख लेता था या इसी तरह का बिजनेस शुरू कर देता था कि उसे आके भेज देता था। तो वो और हम क्या कर रहे हैं, हम मुसलसल इतनी बल्क प्रिंटिंग कर रहे हैं और हर 6 महीने पीछे हम एनवायरनमेंट को अच्छा खासा डैमेज कर रहे हैं, पता नहीं कितने दरख्त हमारी वजह से हलाक हो रहे हैं। तो अब आईकेप स्पेसिफिकली कहता है कि आपने ग्रीन एनवायरनमेंट की तरफ आना है। आईकेप किताबें देता था, उसके पैसे लेता था, पैसे अभी भी लेता है, वो किताबें अब सॉफ्ट में देता है ताकि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। ये आपको आज मजाक लग रहा है, सस्टेनेबिलिटी के चैप्टर में जब जाएंगे तो फिर आपको पता लगेगा कि दुनिया का बड़ा मेजर कंसर्न है। तो हमने नीड खत्म नहीं की, हमने सॉफ्ट किताब दी है और अभी भी सॉफ्ट किताब की कोई यूएसबी में ले जाके उसको किसी जगह से फोटोकॉपी भी निकाल सकता है। हमारी किसी किताब को चोरी करने में कोई ममानियत नहीं है। कॉलेजेस सॉफ्ट में नहीं शेयर करते, हम सॉफ्ट में भी शेयर कर रहे हैं और हार्ड में भी कोशिश करते हैं कि सस्ते तरीन तरीके से प्रिंट करवाएं और बहुत ही मुनासिब रेटों पे अवेलेबल करवाएं। लेकिन जब यूजर्स की अपनी चॉइस पे आएगी किताब खरीदे ना खरीदें, तो उन्होंने 25% खरीदी, यानी कि हमने 100% की बजाय 50% छापी और उसका भी आधा लोगों ने खरीदा। तो एक बात समझ आ गई कि ये उनकी नीड नहीं थी, ये धक्के से हम लोग ही कॉस्ट बढ़ा देते थे और बच्चे से कहते थे, बच्चा कहता था जी डिस्काउंट दे दें, हम कहते थे यार तुम्हें नहीं पता हम इतना खर्चा भी कर रहे हैं। तो कम से कम वो वाला खर्चा जो नहीं कर रहे हम फिर डिस्काउंट वाली साइड पे वो करें, यानी अगर किसी को सपोर्ट कर सके तो उधर करें। तो बच्चे को हम सपोर्ट कम कर पाते थे कि हम खर्चा कर रहे हैं और वो खर्चा उस बच्चे के किसी भी काम का नहीं होता था। वो कहता था सर आप एम ही कर रहे हैं, कोई कॉलेज नहीं देता, आप लोगों को अलग ही आग आई हुई है। तो ये बच्चों की चपेटें होती हैं, जिसके बाद फिर हम लोग सुधर जाते हैं कि यार अब चलो या तो एक अच्छा काम हो ना, या तो मुझे कोई एक सिंगल पोस्ट दिखा दें पिछले 3-4 साल में सोशल मीडिया पे जिसने कहा यार कितने अच्छे लोग हैं किताबें फ्री देते हैं। कितना बड़ा मीडिया है, हजारों लोग हैं, हर सेशन 3 से 4 हजार लोगों को किताबें कम से कम मिली हैं पिछले 2-3 साल में। तो कहीं कोई एक छोटी सी किसी ने जिक्र किया हो, क्योंकि वो दैट वाज टेकन फॉर ग्रांटेड, वो किसी को नहीं चाहिए होता था और हम समझ रहे होते थे कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम जनाब 29 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 37 लाख की किताबें छाप रहे होते थे और किसी खाते भी नहीं आती थी। और एनवायरमेंट डैमेज का अलग फंदा हमारे गले पे, कितने दरख्त हलाक हो गए। आहिस्ता आहिस्ता किताबें बिल्कुल ही गायब हो जाएंगी। आप लोग रजिस्टर भी पता नहीं क्यों खरीदते हैं। एक टैब हो, एक स्टाइलस हो, वन नोट पे लिखी जाए हर चीज, डेट वाइज सॉर्ट भी हुई होगी, टॉपिक बना हुआ होगा, रेंज होगी, सिंक हुई भी होगी। आप एक टैब पे करें, दूसरे टैब पे करें, रंग बदल सकते हैं, डिजाइन बदल सकते हैं। सारी किताबें आईकेप की सॉफ्ट में, हमारी किताबें सॉफ्ट में। तो मैं विजुअलाइज करता हूँ एक ऐसा माशरा जिसमें बच्चे आए तो उनके कंधे पे एक पत्थर लगा सा बैग हो, उसमें से वो एक टैब निकालें ऐसे करके। टैब्स की बैटरी भी 10-10, 12-12 घंटे होती है। आराम से टैब निकाला, उसी पे सवाल कर रहे हैं, उसी पे चीजें देख रहे हैं। मेरा तो दिल करता है एक जमाना आया कि टीचर का ये सवाल है, हाँ भाई बच्चों आपके टैब ओपन है, ऐसे स्वैप करो और सारे बच्चों की स्क्रीन पे आ जाए कि सवाल आ गया। डाटा का पेपर आप लोगों ने पढ़ना है, टेक्नोलॉजी आपने वो करनी है, सीए फाइनल में आपने आगे जाके टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज देनी है और अभी से गंदे गंदे मुंह बना रहे हैं मेरे आइडिया में। तो वो एक गुनाह पे लज्जत था कि हम बस गुनाह कर रहे थे और मजा भी नहीं आ रहा था, किसी को फायदा नहीं हो रहा था। तो फिर कम से कम एनवायरनमेंट को फायदा देते हैं। वापस इधर आते हैं, ये अब हमें कन्वर्जन समझ आ गई है। पिछले दिन का हमारा टॉपिक कवर हो गया, अब आगे चलते हैं। आपको इंडस्ट्री और सेक्टर समझ आए, सेक्टर बोल दें या सेगमेंट बोल दें। अब एक काम करते हैं, मार्केट के हिस्से करते हैं। मार्केट पढ़ा था, अब मार्केट की सेगमेंटेशन टाइप की बातें करते हैं। अगर हैंडआउट दिखाएं तो मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं कि मैं थोड़ा सा घूम फिर के किस जगह जाने वाला हूँ। मैं चलते 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 पेज नंबर 34
मैं यहां की डिस्कशन शुरू करने वाला हूं, क्योंकि अगले पेज पे एक मॉडल है और मॉडल मैं एक आध दिन बाद आपको जरा थोड़ा सा माइंड बन जाए आप लोगों को, फिर मैं बताऊंगा कि मॉडल क्या होता है। जिस दिन हमारे पास पूरा लेक्चर सिर्फ डिस्कशन के लिए होगा, आज तो हमने पीछे वाली टॉपिक को भी कंटिन्यू करना था। ठीक है जी, तो इधर भी मेरे पास भी बहुत सारे सफे में जाके पीछे करने होंगे। स्ट्रेटेजिक ग्रुप और स्ट्रेटेजिक स्पेस। अब आप एक बिजनेस है, आपने घुसना है किसी एक खास सेक्टर में, किसी खास इंडस्ट्री के किसी खास सेक्टर की किसी मार्केट में घुसना है आपने। कहां घुसना चाहिए? जहां कंपटीशन बहुत ज्यादा हो, जहां कंपटीशन कम हो। अच्छा, कंपटीशन जाहिर है वहां कम होगा जहां नोटू भी नहीं होंगे, क्योंकि जहां नोटू है वहां तो सारे पहुंचे हुए होंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि उस जगह जाए जहां कंपटीशन कम है तो पैसे नहीं मिलेंगे, और उस जगह जाए जहां कंपटीशन है तो भी पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि लड़ाई झगड़ा चल रहा होगा। अब गैप्स ढूंढने पड़ेंगे मार्केट में, कहां गैप है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। तो शायद आप किसी मार्केट में घुसेंगे तो पता लगेगा 27 कंपेटिटर है, फिर 27 के 27 कंपेटिटर्स को इंडिविजुअली स्टडी करना पड़ेगा कि वो कर क्या रहे हैं, और उनको इंडिविजुअली स्टडी करने के बाद फिर आपको पता लगेगा कि अब मेरे पास कहां गैप है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अक्सर नए टीचर्स को कहता हूं, वो कहते हैं जी ये पुराने बाबे मौजूद हैं और इनकी वजह से हम लोग आ ही नहीं पाते, ये फिजिकल पढ़ाते हैं, नहीं तो साथ वाले कमरे पढ़ाते हैं, नहीं तो ऑनलाइन पढ़ा लेते हैं। तो नया स्ट्रगलर बेचारा जो है ना स्ट्रगल ही करता रह जाता है। तो मैं कहता हूं आप गैप्स को समझें, गैप कहां है। ये जो टीचर ज्यादा क्लासें पढ़ा रहा है, जिस वक्त क्लास में होगा बच्चों को रिप्लाई तो नहीं दे सकेगा ना। अब आपके पास अगर एक क्लास है और दूसरे बंदे के पास 7 क्लासें हैं, तो आपके पास 8-9 घंटे इजाफी आ गए जिसमें आप एक्स्ट्रा जवाब दे सकते हैं। बच्चों को व्हाट्सएप में जवाब दें, आप अपनी क्लास में रजिस्टर बच्चों को कॉल करके पूछो कोई मसला तो नहीं। अब जाहिर है अगर टोटल बच्चे 10-12 हो तो उनको कॉल भी तो की जा सकती है। सीनियर टीचर नहीं कर सकता कॉल, वो सैकड़ों हजारों लोगों को रीच आउट नहीं कर सकेगा। तो अगर तो आपने आके वही करना है जो बड़े टीचर्स कर रहे हैं, तो फिर आपको गैप नहीं मिलेगा। मतलब एक अगर नया टीचर आके क्लास को साथ लाइव रिले भी कर रहा होगा, टीवी पे भी दिखा रहा होगा, इस तरह से भी कर रहा होगा, तो उसकी इंडिविजुअलिज्म तो खत्म हो जाएगी। वो कहेंगे यार अगर यही इसी तरह से चाहिए था हमें, तो फिर हम किसी मंझे हुए पुराने टीचर के पास चले जाते जो एक्सपीरियंस है। हाँ, नया टीचर को कलाबाजियां खा रहा हो, कुछ चल के अचानक से आपके साथ आके बैठ जाए, हाँ जी दिखाओ तुमने कितना लिखा, क्या किया, हाँ भाई तुम कल नहीं आए थे उसे याद हो, हाँ भाई वो तुम्हें मैंने तुम्हारे फादर को कॉल की थी, उनको मैंने कहा था ये बच्चा आपका जो है ना थोड़ा स्लो जा रहा है, तो वो बच्चे को भी कुछ न्यू वो नजर आए। तो जब भी एक नए प्लेयर मार्केट में एंटर होना, मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे प्लेयर हैं, तो उसे क्या करना होगा, गैप देखने होंगे ना। आप अगर कोयटा पराठे वाले के साथ जाके पराठा लॉन्च करेंगे तो मर जाएंगे। आप ये देखिए वो क्या नहीं कर रहा। अच्छा, वो एक कोयटा पराठा है तो कोई एक पेशावर पराठा भी होगा, तो कोई कराची पराठा भी होगा, तो कोई लाहौर पराठा भी होगा। तो आपके हैं 27 कंपेटिटर। एक तरीका ये है कि मैं अपने हर कंपेटिटर को समझूं, और एक तरीका ये है कि मैं उनके बना लूं स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स बना लूं, और स्ट्रेटेजिक ग्रुप बना के मैं ये देख लूं। मैं इसको थोड़ा सा एक और स्क्रीन पे बताता हूं ताकि मेरे पास लिखने का मार्जिन आ जाए। मैं कह दूं कि हाँ जी ए और बी ये उस तरह का पराठा बेचने वाले हैं जो बहुत महंगे में पराठा बेचते हैं, लेकिन माहौल भी बड़ा चौकस होता है और आती भी बड़ी अमीर जेंट्री है यहाँ पे। अच्छा, सी और डी ये वो हैं जो इंतहाई सस्ते में पराठा बेच रहे हैं, और सुबह के वक्त जो लोग ऑफिस जा रहे होते हैं और जो स्टूडेंट जल्दी से खा के अपनी पढ़ाई को जाना चाहते हैं, उनको बहुत सस्ते में बस हल्की क्वालिटी के पराठे दे रहे हैं। ये 2 लोग इस तरह से कर रहे हैं। 3 लोग ई, एफ और जी ये इस तरह से कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ शाम में आते हैं, 3-4 घंटे के लिए मौजूद रहते हैं, सब कुछ बेचते हैं और चले जाते हैं। अच्छा, और वो एक्स, वाई, जी, अल्फा, बीटा ये 5 तरह के लोग ये वाले काम कर रहे हैं, ये 3 ये काम कर रहे हैं, ये 2 ये काम कर रहे हैं, ये 2 ये काम कर रहे हैं। तो आपने ए से लेके अगर आप सामने नाम देखिए 2, 4, 7 और 5, आपने 12 लोगों को एनालाइज नहीं करना, आपने 4 ग्रुप्स को एनालाइज करना है। आपने समझ लिया ना यार, वो अमीरों के मोहल्ले में बैठे हैं वो वाली हरकतें कर रहे हैं, वो 2 गरीबों के मोहल्ले में बैठे हैं वहां ये हरकत कर रहे हैं, ये दरमियान में बैठा हुआ है रात के वक्त महंगा और दिन के वक्त सस्ता है, और ये 4-5 लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। एक एग्जांपल से शायद बात समझ आ जाए। न्यूज चैनल वगैरह या मीडिया पाकिस्तान के कुछ 70-80 के करीब चैनल है।
अब आपने अगर एक चैनल देना है तो सबसे पहले आप समझेंगे कि आप ग्रुप्स बना लेंगे। आप कहेंगे ये जियो ARY ये खास तरह का ग्रुप है, ये हर तरह का मसाला देते हैं, इसमें न्यूज भी है, सनसनी भी है, वारदात वाले प्रोग्राम भी हैं, ड्रामे प्रोग्राम भी हैं, ड्रामे भी हैं, खबरें भी हैं। अच्छा ये जी स्पोर्ट्स वाले हैं, ये 3-4 ग्रुप, ये सिर्फ स्पोर्ट्स दिखाते हैं, कोई ड्रामा नहीं दिखाते। ये 5 उस तरह के चैनल हैं जो सिर्फ इस्लामिक बात करते हैं। एक पूरा कुरान का चैनल है, एक पूरा हदीस का चैनल है, एक पे सिर्फ बयानात चलते रहते हैं। अच्छा फलाना 5 चैनल ये काम कर रहे हैं। तो रादर देन आप उन 70 को एनालाइज करें, आपने उनको 11-12 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, उन ग्रुप्स को एनालाइज किया, फिर क्या होगा? फिर आपको गैप पता लगेगा। उस गैप में फिर आप काम करेंगे तो गेम जबरदस्त हो जाएगी। अब इसमें जब हम लोगों ने SBI स्टार्ट करने से पहले ये था कि भाई मैं फिजिकल कॉलेज के बिल्कुल भी हक में नहीं था, क्योंकि ऑनलाइन में चीजें कंट्रोल होती थी और हम बहुत अच्छे लेवल पे चीज लेके चल रहे थे। लेकिन कोविड आने के बाद लोग सब ऑनलाइन पे शिफ्ट हुए, तो ऑनलाइन का नाम बदनाम हो गया। हम ऑनलाइन का बड़ा प्रॉपर एडिटेड चीज बनाते थे, लेकिन उसके बाद कोविड के बाद क्या हुआ, हर तरह की ही चीज ऑनलाइन पे आ गई, तो लोगों को लगा ऑनलाइन मजाक है, उसका हमें भी हिट पड़ा। और फिर जब कोविड के बाद साल गुजरा तो लोगों को हुआ कि नहीं अब फिजिकल क्लासें हों तो ही मजा आएगा, तो लोग फिजिकल की तरफ जा रहे थे। तो हमें नजर आया कि अब गैप है, हम लोग सिर्फ ऑनलाइन है, हमें फिजिकल में जाना है। अगेन इत्तफाकन एक अपॉर्चुनिटी मिली तो हमने कहा इसको अवेल करते हैं। अब डिसीजन ये था कि अब क्या करें। 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है बिजनेस के लिए, वो प्राइस क्या मांग रहा है और वो क्वालिटी क्या दे रहा है। तो हमने क्या किया, हमने एक इस तरह से करके एक चार्ट बना लिया। हमने कहा यहां प्राइस है, यहां क्वालिटी है, और जितने भी CA के कॉलेजेस हैं उनको कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। हमने कहा फर्ज करें ये 2 कॉलेजेस थोड़े से पैसे ले रहे हैं और थोड़ी सी क्वालिटी दे रहे हैं, प्राइस भी कम क्वालिटी भी कम। हमने कहा ये 1-2 कॉलेजेस हैं जो प्राइस बिला वजह बहुत ज्यादा ले रहे हैं, क्वालिटी दे नहीं रहे, लेकिन लोग ये सोच रहे हैं कि चूंकि महंगे तो अच्छे होते होंगे। फिर हमने ये देखा कि यस एक आध कॉलेज अच्छी क्वालिटी भी दे रहा है लेकिन प्राइस भी अच्छी ले रहा है। तो जगह जगह हमारे टिक क्रॉस लग गए, लेकिन हमें नजर आया कि एक बहुत बड़ा गैप है, मुनासिब या कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी नहीं दे रहे लोग। 2021 में 30,000 रुपए फीस होती थी फिजिकल क्लास की। यही टीचर्स आज से 4 साल पहले जहां पढ़ा रहे होते थे तो फिजिकल क्लास 30,000 रुपए की होती थी लाहौर में, 30,000 रुपए। और अब वही सारे, चूंकि हमने स्ट्रेटेजी चेंज की कि नहीं हमने मीडियम या लो प्राइस रखनी है, और अगर हम कभी 25,000 भी लिख दें तो इतने परेशान हो जाते हैं कि उसमें शुरू में प्री एनरोलमेंट पर 5,000 छोड़ देते हैं कि भाई ये बस गलती हो गई हमसे। क्योंकि अच्छा जब बिल्कुल ही 18-20 लिखे हैं तो लोग कहते हैं अच्छा हल्का होगा ना, 25,000-30,000 वाले अच्छे लोग होते हैं, तो दिल फिर भी नहीं मानता। हम कहते हैं यार कुछ वो करें, तो हम कहते हैं वो जो अच्छे बच्चे हैं जो जल्दी अलर्ट हो जाते हैं हम उनको बेनिफिट देते हैं। तो 25,000 बोला और उसमें 5,000 छोड़ दिया कि आ जाओ तुम इस तारीख तक आ जाओ। उस तारीख क्या, उसके बाद भी 8-10 दिन तक भी लोग आते गए और वो उस खाते में डलते गए। फिर वो खत्म हुआ, फिर भी दिल नहीं माना, अर्ली बर्ड डिस्काउंट निकाल दिया। फिर अर्ली बर्ड खत्म हुआ, अब इन दिनों प्राइस फुल थी, फिर दिल नहीं मान रहा था, तो कहती है अच्छा चलो भाई जो फुल प्राइस दे रहा है 2 के साथ फलाना फ्री ले लो, PR वो PP फ्री ले लो, उस तरह से। क्योंकि टैगलाइन ये है कि क्वालिटी अच्छी देनी है लेकिन प्राइस दरमियानी या नीचे रखनी है। तो कुछ जगह काफी कम प्राइस और कुछ जगह दरमियानी प्राइस और क्वालिटी फुल प्रीमियम। तो PPE या MS ऑफिस के पैसे मुनासिब और क्वालिटी फुल प्रीमियम। कुछ कम पैसे ले रहे हैं लेकिन वो पैसे ले रहे हैं और बस सर्टिफिकेट दे रहे हैं, वो कुछ वो कर नहीं रहे। और जो सही से करा रहे हैं वो 15,000 से 1 रुपया नहीं कम करते। तो अब हमने कराना उन जैसा सही है और पैसे उतने नहीं दरमियान में कहीं आके सेट करने हैं। तो ये जो जगह आप देख रहे हैं ना सामने स्क्रीन पे, ये है गैप, स्ट्रेटेजिक गैप। तो जब हमने तमाम बिजनेसेस जो फिजिकल एजुकेशन में घुसे हुए थे उनके डिफरेंट ग्रुप्स डिफरेंट जगह पे प्लेस किए, तो हमें पता लग गया कि ये वो जोन है जहां गैप है, बच्चों को अभी तक मुनासिब पैसों में अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही। हमने यहां अपने आप को सेट कर लिया तकरीबन इस जगह पे, दरमियानी से थोड़ी सी उठी हुई प्राइस
और क्वालिटी फुल आगे की, जो मैक्सिमम वो कर सकते हैं, जो बेस्ट एफर्ट की जा सकती है वो की जाए। और जब स्टार्ट किया तो एग्जैक्टली जो फीस चल रही थी पीछे उससे सीधा सीधा 10,000 कम कर दी। उसमें वो फिर वही था ना कि ऑनलाइन फिजिकल, ये मैं सब फिजिकल से कंपेयर कर रहा हूँ। ऑनलाइन तो इस वक्त भी मतलब प्री एनरोलमेंट में 15,000 की थी, और अभी भी 2 अगर आप ऑनलाइन लें तो उसके साथ वो क्या कहते हैं MS ऑफिस फ्री, वो अगर पूरे पैसों में वो करें। तो कहने का मतलब है कि जमाने बढ़ते गए, खर्चे बढ़ते गए, तो अभी हम तो अपने उस पॉइंट पे भी नहीं पहुंचे हैं। मैं इसे 25 नहीं काउंट करूंगा, मैं इसे 20 काउंट करूंगा फिजिकल को। हाँ, जो अच्छा बच्चा नहीं है उसने अपने साथ जुल्म किया, हमने अच्छे बच्चों को पूरी अपॉर्चुनिटी तो दी थी। तो कहीं ना कहीं हम अभी अपने ही 4 साल पहले के स्टैंडर्ड से 10,000 नीचे हैं। क्यों? क्योंकि हमने फिर देखा कि नहीं, ठीक है, हमने अगर वो करना है तो हमने गैप पे काम करना है। कुछ बिजनेस कहते हैं भाई हमने बस पैसा कमाना है। अभी हम चैप्टर 9 पढ़ेंगे तो फिर आपको हमारे आधे से ज्यादा मसले समझ आएंगे कि हम लोग क्यों उस तरह से बिजनेस नहीं बन पाते या क्यों नहीं फाइनेंशियली स्टेबल हो पाते। तो इस वक्त जो टॉपिक समझाना मकसद था वो ये था कि ये गैप है। ये गैप कब मिलेगा? स्टेप 1, आप पहले स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स बनाएंगे। वो तमाम इदारे जिनकी स्ट्रेटेजीज मिलती जुलती हैं। फॉर एग्जांपल मोबाइल्स की बात कर लें तो आप एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप बना देंगे एप्पल और सैमसंग का, क्या भाई ये 2 ऊपर के खिलाड़ी हैं। एक में फिर आप ले आएंगे वीवो को और इस तरह के दरमियान वालों को, तो फिर एक नीचे कहीं चाइनीज भी आ जाएंगे जो बिल्कुल ही चाइनीज है, जिनके बटन भी चाइनीज वाले होते हैं। तो आप जब ग्रुप बनाएंगे ना, अब आपने मोबाइल कंपनी शुरू करनी है तो आप कहेंगे अच्छा बड़े ये कर रहे हैं, दरमियाने ये कर रहे हैं, छोटे ये कर रहे हैं। फिर समझेंगे गैप का है, कौन सी तरह की ऑडियंस को किस जगह पे क्या चीज मिसिंग है। सर इसको प्रिपेयर कैसे करें? क्रैमिंग या अंडरस्टैंडिंग? भाईजान ये अंडरस्टैंडिंग करनी है। अगर कुछ याद करने का कभी मूड हो तो पूरे हमारे सिलेबस में 10 के करीब मॉडल्स हैं, उन मॉडल्स के बस मेन एलिमेंट्स को याद करना है। इसमें अब हमारे पास याद करने वाला अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं है। पहले हम आईटी के चैप्टर में कुछ चीजें याद करते थे क्योंकि आईटी वहां से रट्टा पूछता था, लेकिन अब चूंकि सस्टेनेबिलिटी और ये चीजें आ गई हैं, हो सकता है सस्टेनेबिलिटी में सुन के समझ तो आ जाए, लेकिन आप कहें कि मुनासिब सा चैप्टर है याद ही कर लेता हूँ। तो अगर एक जगह फॉर एग्जाम्पल 8-9 सफ़े हों और उसमें 15 नंबर कह दूं, और हो सकता है 8-9 सफ़े भी ना हो, तो फिर तो याद कर ही लेना बेहतर है ना। फिर बंदा क्यों अपने दिमाग पे जोर दे कि मैं अपनी इंग्लिश बनाऊं। तो हो सकता है वहां आप डिसाइड करें। आई स्टिल थिंक कि अगर आपको समझ आ गया तो आप खुद से लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप कहें नहीं सर समझ आ गया, लेकिन जैसे नहीं होता कोर्स में सवाल करते करते आपको पता तो लग जाता है, लेकिन फिर भी आप एक फॉर्मेट पक्का कर लेते हैं कि टेंशन से आजाद हो जाए। पेपर आएगा तो बस ये फॉर्मेट डालूंगा, उसमें चीजें पुट करूंगा, तो हो सकता है आप में से कुछ डिसाइड करें कि अभी मैं ये वाली चीजों को क्रैम कर लूं। टू मी क्रैमिंग वो सिर्फ उन 10-11 मॉडल्स में आएगी जहां पे कुछ खास एलिमेंट होते हैं। मैं बार बार मॉडल कहता हूं तो आप लोग कंफ्यूज रहते हैं। इंशाल्लाह ताला कल हम अपना सबसे पहला मॉडल ओपन करेंगे तो आपको समझ आएगा कि बेसिकली मॉडल क्या होता है। बहुत मजेदार चीज होती है, किसी भी बड़ी सी चीज को समझने के लिए उन्होंने एक निजाम बनाया हुआ होता है। वहां जाएंगे तो बात करेंगे। ये जो मैंने सामने डायग्राम बनाई है समझ आई है? अब इसको अंग्रेजी से लिंक करते हैं। स्ट्रेटेजिक ग्रुप। स्ट्रेटेजिक ग्रुप क्या है? ये नंबर ऑफ एंटिटीज हैं जो सेम इंडस्ट्री में ऑपरेट करती हैं, उनकी सिमिलर स्ट्रेटेजीज हैं कि वो और वो न्यूज चैनल एक जैसी हरकतें कर रहे हैं, वो ड्रामे वाले एक जैसे ड्रामे दे रहे हैं। तो हो सकता है 2 ऐसे चैनल हो जो सिर्फ सास बहू के ड्रामे देते हो, तो हो सकता है एक ऐसा चैनल हो जिसपे सिर्फ सनसनीखेज ड्रामे होते हो, तो शायद एक चैनल ऐसा हो जिसपे सिर्फ जो हकाइक हैं और जो मामलात हैं उस तरह से वो, जैसे ग्रीन चैनल जब आ रहा था तो उसने पूरी स्टडी करके बड़े यूनिक किस्म के ड्रामे देने शुरू किए और साल के अंदर अंदर उसने अपनी रेटिंग तकरीबन हाफ ऑफ द पॉइंट पहुंचा दी जहां एक कामयाब चैनल खड़ा हुआ था। तो बिजनेस के लिए आपको ऐसा करना होता है कि आप पहले देखते हैं स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स कौन से हैं। ऑल एंटिटीज इन सेम स्ट्रेटेजिक ग्रुप कैन बी ट्रीटेड एज इफ दे आर सिंगल कंपेटिटर। जितनी भी उस स्ट्रेटेजिक ग्रुप में है आप उसको समझ सकते हैं कि वो एक ही है। अब आपने जब 2 कॉलेज एक जगह इकट्ठे कर दिए तो आपने कहना है ये वाले लोग, ये नहीं कहना ये वाला और ये वाला। जब आपने 3 न्यूज चैनल एक जगह डाल दिया तो आप कहेंगे ये वाला ग्रुप। अब आपको 27 पराठे वालों को नहीं देखना, आपने 4 कैटेगरी के पराठे वालों को देखना है।
समझ आ रही है? मैं पराठे की एग्जांपल इसलिए साथ लेके चल रहा हूँ कि आप में से अक्सर का ये फेवरेट टॉपिक होता है, क्योंकि उसका काम धंधा नजर आ रहा होता है और खुद अपनी जिंदगी में कामयाबी 7-8 साल बाद नजर आ रही होती है। वो आज कामयाब नजर आ रहा होता है कि यार हमसे अच्छा तो पराठे वाला है जनाब, अच्छे खासे पैसे तो कमा के उठता है। इंशाल्लाह वक्त आएगा और पढ़े लिखे तरीके से वक्त बहुत अच्छे वाला आता है, तो वो आप छोटी सक्सेस देख के परेशान हो जाते हैं। आपकी एक बड़ी सक्सेस वेट कर रही है अगर आप कायम रहे। अगर खुद ही सोशल मीडिया देख के परेशान हो के लेफ्ट राइट हो गए तो बस फिर उसी तरह से परेशान ही रहेंगे। इंस्टेड ऑफ एनालाइजिंग ईच कंपेटिटर इंडिविजुअली, हर कंपेटिटर को इंडिविजुअली एनालाइज करने के बजाय आप क्या कर लें, आप ग्रुप को एनालाइज करें। हाँ, अगर बहुत ही थोड़े से कंपेटिटर हो तो फिर ये स्ट्रेटेजिक ग्रुप का कोई प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है। अगर कंपेटिटर ही नहीं है तो आपका नहीं, मैं इनके 2 ग्रुप बना दूंगा, ये 2 एक जैसे और ये अब 3 है तो भाई तीनों को कर लो स्टडी। लेकिन अगर है 10, 12, 15, 20 तो आइडियल अप्रोच क्या है, ग्रुप्स। अब उससे मिलेगी आपको स्ट्रेटेजिक स्पेस। व्हेन ऑल कंपनीज इन इंडस्ट्री आर पुट इनटू स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स, जब सारी कंपनियों को आपने स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स में डाल दिया, एंड दीज ग्रुपिंग्स आर एनालाइज्ड, और जब आप इन ग्रुप्स को समझा तो स्ट्रेटेजिक स्पेस माइट बिकम अपेरेंट। माइट बिकम, जरूरी नहीं हमेशा मिले, लेकिन जब आप सबको खाने पे रखेंगे ना और ध्यान से देखेंगे तो होगा हाँ यार इस जगह पे किसी ने काम नहीं किया। लोग बच्चों के कपड़े भी बेच रहे हैं, बड़ों के कपड़े भी बेच रहे हैं, लेकिन बच्चों के कपड़े महंगे बेच रहे हैं, बड़ों के सस्ते बेच रहे हैं। तो बच्चों के कपड़े सस्ते जो नहीं कोई बेच रहा, यहाँ गैप है। जी जी बिल्कुल, इन्होंने कहा कि क्या हम गैप को कह सकते हैं कि हमारे कंपेटिटर्स कहाँ लैग कर रहे हैं। ये जुमला भी सही है, लेकिन उस कंपेटिटर से पूछेंगे तो कहेगा यार मेरा एरिया ही नहीं है ये। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर एक कॉलेज से कहूँ यार तुमने प्राइस इतनी रखी हुई है, क्वालिटी तुम देते नहीं, तो तुम्हें नहीं लग रहा तुम लैग कर रहे हो? उसने कहा उन पागलों से पूछो जो एडमिशन ले रहे हैं मेरे पास, तो फिर भी ले रहे हैं ना, मेरी कीमत देके एडमिशन ले रहे हैं तो लेने दो ना एडमिशन। तो शायद उसकी स्ट्रेटेजी ये है कि वो क्यों खर्चा करे क्वालिटी पे, जब ज्यादा प्राइस रखने से लोग मुतासिर होकर समझते हैं कि यार तूफानी कॉलेज होगा तभी तो बहुत ज्यादा पैसे ले रहा है। तो एप्पल इस पे चलता है, एप्पल हमेशा बाकी मोबाइलों से बहुत ज्यादा महंगा रहता है, और फीचर अक्सर एंड्रॉइड की फीचर से बहुत सारे फीचर रोक देता है, कम कर देता है, लेकिन हमेशा ऊपर रहता है। तो लोग कहते हैं यार पागल थोड़ी है दुनिया जो एप्पल ले रही है, 5.5 लाख का फोन है तो कुछ तो होगा ना उसमें, ये सोच के ले लेते हैं, पर सर पकड़ते रहते हैं और फिर जबरदस्ती साबित कर रहे होते हैं कि नहीं देखो सिक्योर है, अगर कहीं गुम हो जाएगा तो मैं इसे ढूंढ सकता हूं। तो अगला कहेगा यार ये मोबाइल के अंदर सेटिंग में एंड्रॉइड में भी ऑप्शन मौजूद है कि नहीं, मैं अगर लिख रहा हूं तो मैं दरमियान में एडिट भी कर सकता हूं। वो इसलिए खुश है कि उसने दरमियान में एडिट करने का फीचर दिया एप्पल ने। पहले आपको अगर एक वर्ड लिखा और एडिट करना है तो आप राइट पे कर्सर लेके आते थे और एक एक करके उसे पीछे लेके जाते थे। इवन चार्जिंग पे लगाते थे, मोबाइल तो परसेंटेज नहीं बताता था। कुछ अर्से पहले से वो एप्पल ने बड़े फख्र से कहा कि अब हम एक नई इनोवेशन लेके आए हैं कि जब आप चार्ज कर रहे होंगे तो परसेंटेज लिखी आ रही होगी। लेकिन ले रही है दुनिया, क्यों? क्योंकि उन्होंने क्वालिटी दिमाग में डाल दी कि जब एक बंदा जेब से आईफोन निकालेगा तो वैसे ही लोग जरा चौकस हो जाएंगे, वो नहीं यार ये जरा तगड़ा बिजनेसमैन है, ये बड़े, उन्होंने उस तरफ खेल गए। तो अगेन आप ये नहीं कह सकते उनका गैप कहाँ है, ये हम समझ सकते हैं, लेकिन वो शायद उस बिजनेस की स्ट्रेटेजी हो, तभी तो वो स्ट्रेटेजी ग्रुप है। उसे भी पता होगा, जब हम नए को पता लग गया तो उसे भी तो पता होगा। वो उस तरफ आना ही नहीं चाह रहा, उसने नहीं खेलना उस जगह, वो अपने आप को फंसाना नहीं चाह रहा, वो कह रहे मैं खुश हूं, मैं अच्छा कमा रहा हूं। तो आप जब स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स को एनालाइज करेंगे तो आपको एक स्पेस शायद नजर आना शुरू हो जाए, ये वो गैप है मार्केट का जो कि करंटली किसी ग्रुप ने इसको प्रॉपर तरीके से फिल नहीं किया हुआ, और स्ट्रेटेजिक स्पेस की एग्जिस्टेंस शायद एक अपॉर्चुनिटी दे दे कंपनी के लिए कि वो स्पेस को फिल कर ले। तो कहानी कुछ समझ आई? अब ये हमने एक इंडस्ट्री के अंदर देखा कि मुख्तलिफ प्लेयर्स क्या कर रहे हैं उस मार्केट में, और उस मार्केट के अंदर हमने अपना गैप आइडेंटिफाई कर लिया। अब इससे अगला लेवल है, जिस तरह से हमने इंडस्ट्री के सेगमेंट्स बनाए थे ना, या सेक्टर्स बनाए थे, अब हम मार्केट की सेगमेंटेशन करेंगे। मार्केट की सेगमेंटेशन, हाँ जी, ये पावर पॉइंट के मसले होते हैं। वन नोट तो एक ही आउटपुट दिखाता है, वही चलता रहता है। वो जब ज्यादा लिखने वाला काम होता है तो वन नोट बड़ा आइडियल टूल है, उस पर अच्छी लिखाई आती है। मुझे अच्छी लिखाई का मसला ही नहीं है, ठीक है। तो वह तो बस, तो हमारे लिए वो जरा स्लाइड्स और वक्फे वक्फे से उनका आना जरूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि सब पढ़ा के भेज भी दूं ना तो घर से आगे आपने कहना सर वो जो इंग्लिश लिखी थी वो नहीं समझ आई, तो मेरा होता है मैं इंग्लिश भी दिखा के भेजूं,
ताकि जब आप घर जाएं तो आप कहें यार ठीक है जी, ठीक है। मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट सेगमेंटेशन, आप अपनी मार्केट को तोड़ दें डिफरेंट हिस्सों में। आप जूते बेच रहे हैं, एक जूते बेचने वाला अपने कस्टमर्स को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकता है? क्या क्या मतलब एक बिजनेस है जिसको जूते बेचने आते हैं, अब वो अपनी मार्केट है जूते खरीदने वाले लोग, उनको कैसे कैसे कैटेगराइज कर सकता है जी? अट्रैक्ट करने के लिए, अपने कस्टमर्स बढ़ाने के लिए वो अपने मार्केट को या टाइप ऑफ कंज्यूमर्स को कितने हिस्सों में तोड़े कि उस तरह के लोग, उस तरह की नीड, उस तरह की नीड। प्राइस के हिसाब से आप कह सकते हैं महंगे जूते खरीदने वाले, सस्ते जूते खरीदने वाले, यूं सेगमेंट हो सकता है। एज के हिसाब से छोटे बच्चे, बड़े लोग, जेंडर के हिसाब से मर्दों के जूते, औरतों के जूते, एरिया के हिसाब से, यस के एक महंगी जगह पे रहने वाले लोग और सस्ती जगह के लोग। मार्केट को हम सेगमेंट कर रहे थे अलग अलग तरीके से। तो एक भाई ने कहा था कि वेडिंग के शूज भी ऑब्वियसली थोड़े से डिफरेंट होते हैं, और बच्चों के मतलब बड़ों के साथ अगर एक बच्चे का फ्री कर दिया जाए, बड़ों के साथ बच्चे का अगर वो फ्री करते हैं एक जूता, तो उससे भी कहीं ना कहीं लोगों को आप अट्रैक्ट कर लेंगे कि मर्द सोचेगा कि यार मैं अपने लिए जूता ले रहा हूँ तो कितना अच्छा, बच्चे का भी आ जाएगा। मर्द तो इस चक्कर में होता है ना कि चलो ठीक है यार कोई ना कोई फैमिली का फायदा हो जाए, बच्चों का सोचते हैं। बच्चों को सोचते हैं। बस वही वाली बात है कि मेरी बेगम के लिए बात बड़ी हैरान कुन थी कि मैं जो टी शर्ट पहन रहा था वो मैंने 11 साल पहले भी पहनी थी कभी, तो मेरे जूतों को देख के हैरान होती थी कि ये 12 साल से जूते चलाए जा रहे हैं। तो मैंने कहा शुक्र है अब अल्लाह का खास टाइम के बाद पाँव बढ़ना रुक जाता है तो बस ठीक है, जब तक फटेगा नहीं। बल्कि एक आध में तो पैवन भी लगे हुए थे कि मैं डबल उस पे तलवा चेंज करके भी चला रहा था। तो वो पता नहीं आप लोग इतने संस्कारी हैं या नहीं है, ठीक है। आप लोग वालिदैन के पैसे जरा उजाड़ने में जनरेशन अल्फा तो नहीं कहीं आप लोग, जनरेशन जी हैं, ठीक है चले। तो आहिस्ता आहिस्ता हर अगली जनरेशन जो है ना वो कहती है ठीक है अपनी कंफर्ट जरूरी है, वालिदैन के पैसे तो लगते ही रहते हैं, वो तो लगने ही लगने उनके पैसे, मैं तो सुकून में हूँ। तो बहरहाल सेगमेंटेशन जूतों की मैंने पूछी, मैं कुछ और पूछता हूँ। सीए के कॉलेज, असल में ये वो बिजनेस है जो आपने दो बिजनेस बहुत शौक से देखे हैं, या कोटा पराठे वाला या सीए के कॉलेजेस, तो दिमाग उससे आगे बाहर नहीं निकलता। तो सीए का कॉलेज, मैं कॉलेज हूँ, एक मार्केट है सीए के पढ़ने वाले बच्चों की, मैं कैसे कैसे डिवाइड करूँ उसे? ऑनलाइन, फिजिकल, और क्या क्या कैटेगरीज उसमें? कम्बो मिक्स पढ़ने वाले, वो जो शुरू फिजिकल करेंगे लेकिन उसे भी पता और हमें भी पता है कि पढ़ना कोई नहीं है उसने, फिजिकल भाग जाएगा बीच में। एक टाइम ऐसा आ गया था साल पहले, हमने क्लास में जितनी सीटें थी उससे 100 एडमिशन ज्यादा कर लिए थे, क्योंकि ये पता होता था कि पहले दिन ही, लास्ट टाइम अचानक से वो एलडीए वाला मामला बना तो हमारे पास तकरीबन शायद 350 फिजिकल बच्चा एनरोल था एक क्लास में, और इधर 140 कुर्सियों पे पूरे, इधर नहीं, ये कमरा पहले डबल होता था, 140 कुर्सियों पे पूरे आ गए 350 एडमिशन वाले। हमारी हालत खराब हुई थी कि नहीं यार ये बच्चे वो उधर से इधर आएंगे तो कैसे फिट आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने इतना, तब उनके भी क्लासेस शुरू हुए 2 हफ्ते हुए थे, 2 हफ्तों में बच्चे गायब हो गए थे। उन्होंने कहा ठीक है यार फिजिकल जितना पढ़ सकते थे पढ़ लिया, अब वो जाके एप्लीकेशन दे रहे थे कि हमें ऑनलाइन भी देना शुरू कर दें। तो अगेन फिजिकल पढ़ने वाले और या तकरीबन प्रिज्यूम टू बी फिजिकल पढ़ने वाले और ऑनलाइन वाले, लाइव स्ट्रीमिंग, शॉर्ट बैच, लॉन्ग बैच, प्री पढ़ने वाले, पोस्ट पढ़ने वाले, फास्ट ट्रैक पढ़ने वाले, क्रैश कोर्स पढ़ने वाले, कैफ वाले, सीफैप वाले, सुबह में पढ़ने वाले, शाम में पढ़ने वाले, अर्ली राइजर। हमारे कुछ बैच हैं जो बिल्कुल सुबह से शुरू हो जाते हैं, कुछ हैं जो दोपहर बाद भी जा रहे होते हैं, कुछ दरमियान में है। खैर वो सुबह वाले तो तकरीबन मर गए हैं लोग। इस दफा मैंने जवाब साहब से काफी कहा कि सर वो आपको लगता है कि बच्चे सुबह उठते हैं, अब सुबह 7:30 ना मुश्किल टाइम है। उन्होंने कहा नहीं मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, सीनियर पेपर है, आएंगे बच्चे। तो वो सुबह तो ऐसा मतलब फौदगी सी छाई हुई होती है, जो रजिस्टर बच्चा भी है वो तकरीबन 9:30-10 बजे उठ के सोचता है आज की फिर मिस हो गई, कल आऊंगा क्लास में। तो वो मतलब अब लोग सुबह 8:30 बजे आने पे कोई तैयार नहीं है। अब वो बात है बड़ी मुश्किल से जवाब साहब को मनाना पड़ेगा कि सर जी आप थोड़ा सा अपने आप को बदल लें, अब वो मखलूक नहीं रही है, ये जो है ना ये रातों को जागने वाले लोग हैं।
आप में से कोई खुदा ना खास्ता रात 9 बजे तो नहीं सो जाता? गुड, 3-4 लोग अभी भी हैं। कभी भी इंसानियत खत्म नहीं हुई। 9 बजे 10 बजे सोने वाले आज भी लोग मौजूद हैं। हम सो जाते हैं, हॉस्टल वाले सोने नहीं देते। यही इनके रूममेट का भी मानना है या इनके हॉस्टल मेट का भी मानना है, क्योंकि ये फिर उन लोगों में जो उन्हें सोने नहीं देते और वो इन्हें सोने नहीं देते। क्या वो यार को मुझे यार ने सोने ना दिया, वो इस तरह से करके कुछ वो नहीं था शेर। तो ये एक दूसरे को सोने नहीं दे रहे, ये जागे हुए हैं। घर में जल्दी सो जाते हैं, हॉस्टल में नहीं सो जाता। घर में जल्दी सो जाते हैं क्योंकि वहां वालिदैन पूछते हैं कि बेटा तुम मतलब जब सुबह फजर वेले ना उठे। मुझे याद है मैं घर जाता था तो वो कहते थे बेटा चारपाई पे सोना है बाहर, ताकि सुबह सूरज तुम्हें उठा दे। और सूरज वो हमारे इलाके में कोई सुबह 5 बजे बहुत मूड में आ जाता था। और वो फिर मतलब फिर मैं ढूंढता था इस तरह के किनारे पे चारपाई हो कि सूरज दूसरी तरफ हो ताकि साया थोड़ा सा, तो मैं को 8 साढ़े 8 तक का टाइम निकाल लेता था, लेकिन फिर उठना ही पड़ता था। तो घर जाके तो वो मजबूरी होती है, तो हॉस्टल में पूछने वाला कोई नहीं होता। तो बहरहाल इसीलिए घर बैठे बच्चे जरा ज्यादा अच्छे ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ लेते हैं अगर वो घर में पढ़ना चाहें। नहीं सर, वो हरा धनिया और पुदीना लाते रह जाते हैं। मसले हर जगह है, मसले ना दिल में होते हैं। जिसने पढ़ना है ना वो हमेशा पढ़ लेगा। मैं अक्सर अपने एक स्टूडेंट का किस्सा बताता हूँ। 3 साल पहले उसका मेरिट आया था बिजनेस लॉ में। उस बच्चे के इलाके में इंटरनेट नहीं था, या शायद हाँ इंटरनेट नहीं था, मतलब वाईफाई वगैरह तो नहीं होता था, और उसके मोबाइल में हल्के सिग्नल आते थे। तो उस बच्चे ने ये बताया था कि सर मैं अपने रिश्तेदारों की तरफ जाता था, अपने मोबाइल में आप लोगों के लेक्चर डाउनलोड करता था, फिर मैं अपने इलाके में जाके पूरा हफ्ता पढ़ता रहता था, फिर हफ्ते बाद दोबारा अपने रिश्तेदारों की तरफ आता था, मजीद डाउनलोड करता था। 9000 बच्चों ने उसको बिजनेस लॉ दिया था, उसका मेरिट आया था। तो अगले ने मेरिट ले लिया मोबाइल पे डाउनलोड करके, और वो डाउनलोड हुए हुए को चला चला के देख के। उन्होंने कहा मैंने R1 में ऐसे किया था, मेरिट नहीं है। हाँ, नहीं इसमें जो है ना, असल में मैंने अगली चीज नहीं बताई। उसने 1.5 महीने पढ़ा था, वो सीए छोड़ के भाग गया था। पता नहीं मेरी कोई ओरिएंटेशन देख ली, मैं भी जज्बाती कर देता हूँ, लोगों को मोटिवेट करा था, वो सुन के वापस आ गया। उसने कहा नहीं सीए करना है। उसे लोगों ने कह दिया तेरे से नहीं होगा, तो वैसी हल्की इलाके से, तेरी इंग्लिश भी फारेग है, तुझे कुछ करना ही नहीं आता। तो वो फिर उसने फिर फास्ट ट्रैक में एडमिशन लिया था, और उसकी वीडियोस को उसने 1.5 महीने में देखा था, और उसने मेरिट ले लिया था। 9000 बच्चों में टॉप किया था। तो वही वाली बात है कि कोई वो नहीं है, कामयाबी में कोई रुकावट नहीं होती अगर एक बंदा कामयाब होना चाहता है। खैर, मैं ये नहीं बताऊंगा कि वो बच्चा उसके बाद पढ़ने से आहिस्ता आहिस्ता बागी भी हो गया था। नहीं ना बताया मैंने? ठीक है। हाँ जी, सेगमेंट समझ आए? मेरा एक सवाल है, फायदा क्या है इतने सेगमेंट बनाने से? क्या फायदा? अगर हम ये समझेंगे नहीं कि अलग अलग, अब अली इमरान साहब का एक सुबह सुबह डाटा का बैच है तो एक शाम में भी बैच है। अगर हम ये समझेंगे नहीं कि कुछ लोग सुबह जल्दी उठने वाले हैं तो कुछ सुबह सोते रहने वाले भी हैं, तो अगर हम वो 2 अलग अलग टाइम को कवर कर लेंगे ये सोच के, तो हम ज्यादा लोगों को पढ़ा सकेंगे, ज्यादा लोगों को कैटर कर सकेंगे। तो यस, आप ज्यादा चीजों को कवर कर सकेंगे। और सेगमेंटेशन का फायदा, टाइम सेव हो जाता है। आप सही लोगों को सही चीज मार्केट करते हैं, वरना हर बंदे को हर मशहूरी नजर आ रही होती है। जैसे कई दफा आपको कितनी उलझन होती है, कोई कहता है सीए स्टार्ट करना है, आए हमारे कॉलेज से करें, आप कहते हैं यार मेनू की दिखा रहे हो। और टाइम एडजस्ट, ठीक है, ये टाइम तो कॉलेज के हिसाब से बता रहे हैं ना। जनरल सेगमेंटेशन से ओवरऑल क्या फायदा होगा? वाइड स्प्रेड होगा, ज्यादा फैलाव होगा, आप ज्यादा तरह के लोगों को कवर कर सकेंगे। और फॉर एग्जांपल हम लोग लाइव, प्योर लाइव पढ़ने वालों का एक अलग सेगमेंट है सीएमएडीजी, सिर्फ एडिटेड रिकॉर्डिंग पढ़ने वालों का सिर्फ नियर पीयर है, क्लास की चलती हुई रिकॉर्डिंग पढ़ने का एक अलग तरह का मॉडल है, फिजिकल आने वालों का एक अलग तरह का मॉडल है। तो जब आप इस तरह से करते हैं तो आप हर तरह के कंज्यूमर को, हर तरह की नीड के ग्रुप को पकड़ के कैटर कर लेते हैं। और कोई फायदा? रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिल जाती है, प्लानिंग ज्यादा बेहतर हो जाती है। मैं एग्जांपल देता हूँ एक इदारे की, जे शायद मैंने उसी के शत कुर्ता पहना हुआ होगा। जुनैद जमशेद जे ब्रांड आया, और फिर बाद में ये जे डॉट इन्होंने कर दिया।
वो ब्रांड वाज, जुनैद जमशेद ने ये आइडेंटिफाई किया कि मर्दों में मैच्योर अच्छे सोफिस्टिकेटेड रंग के डिजाइन के कुर्ते जो है ना वो बहुत ज्यादा नहीं है। कराची में एक ब्रांड था दीपक परवानी, वो बड़े मुख्तलिफ रंगों के वो करता था, खट्टे मीठे रंग भी होते थे और इस तरह से, और लोग बड़े खरीदते थे उसे, और उसकी प्राइस बहुत हाई थी। जुनैद जमशेद ने देखा कि एक दरमियानी प्राइस या थोड़ी सी दरमियानी से बेहतर प्राइस रख के हम डिसेंट कुर्तों में आते हैं, तो इन्होंने जनाब अपना एक गैप आइडेंटिफाई किया। डिसेंट कुर्ते उन एग्जेक्टिव्स के जो महंगा कुर्ता खरीद सकते हैं। अगर डिसेंट कुर्ता रख के आप 1000 का रख देंगे तो भी लोगों ने नहीं खरीदना कि नहीं ये हल्की चीज है। तो प्राइस अबव एवरेज बट नॉट एक्सट्रीम, और कुर्ता बड़ा जबरदस्त प्रीमियम, बड़ा मैच्योर। वो लोग जो कि जरा मैच्योर अच्छे सोफिस्टिकेटेड कुर्ते पहन के जरा मोज़ेज़ लगना चाहते हैं, तो उस तरह के लोगों को उन्होंने टारगेट किया और कुर्ते बनाने शुरू कर दिए। बड़ी अच्छी कंपेन रही। वो तमाम लोग जो कि हर वक्त परेशान रहते थे, वो एक खास एज से ऊपर आ चुके होते थे और उनको कुर्ता पहनना होता था डिसेंट, और डिसेंट कुर्ते उस तरह से मिलते नहीं थे, या बिल्कुल बेसिक कुर्ते मिलते थे, या बहुत ही कोई शादियों वाले फैंसी और वो फूल बूटे वाले कुर्ते मिलते थे। गैप बहुत अच्छा था, बड़े अच्छे तरीके से काम किया। जुनैद जमशेद वाली शॉप पे रश होना शुरू हो गया और लोगों ने वो चीजें खरीदनी शुरू कर दी। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने रियलाइज किया कि बहुत सारे लोग इनसे थोड़ा से हल्की क्वालिटी के कुर्तों के ब्रांड की तरफ इसलिए चले जाते हैं कि वहां औरतों के कपड़े भी हैं, बच्चों के कपड़े भी हैं, और फैमिली अगर इकट्ठी निकली है और मर्द उन सारी फैमिली को लेके मर्दों के कुर्ते वाली जगह पे ले आएगा तो फैमिली तो बाजार होगी। अगर एक ऐसी जगह जहां औरतों के कपड़े भी हों, बच्चों के कपड़े भी हों, तो वहां फैमिली के सारे मेंबर स्प्रेड कर जाएंगे। जब इसको इन्होंने सेंस किया तो इन्होंने फिर अपनी मार्केट को जब समझा तो सिर्फ कुर्ते खरीदने वाले मर्द मार्केट का एक बहुत छोटा सेगमेंट थे। एक तो मर्द खरीदारी बड़े अरसे बात करता है, और ऊपर से अमीर मर्द, और ऊपर से सोफिस्टिकेटेड अमीर, वैसे ही वो अच्छा हो जाता है, वो और ऑरेंज कलर के कुर्ते पहनना शुरू कर देता है कि मैं बाकियों से डिफरेंट लगूं। तो अमीर भी हो, मैच्योर भी हो, सोफिस्टिकेटेड भी हो, तो इतनी छोटी सी मार्केट को वो टारगेट कर रहे थे। हाँ, उस मार्केट के किंग थे, उस मार्केट में उनको कोई नहीं उनसे मुकाबला करता था। फिर उन्होंने अपनी मार्केट को सेगमेंट किया और समझा, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या किया, बच्चों के कपड़ों में आए, परफ्यूम्स वगैरह में आए, इतर वगैरह में आए, फिर खवातीन के कपड़ों में आ गए। अब ये हाल है कि अगर आप किसी बड़े मॉल में जे डॉट की शॉप पे एंटर होंगे तो वहां 5% एरिया में मर्दों के कपड़े शर्मिंदगी से टंगे हुए होंगे, और बाकी 95% एरिया में बाकी सब होगा। और उन 5% में भी ढूंढना पड़ता है मैच्योर कुर्ता, क्योंकि वहां पे भी रंग खट्टे मिट्टे जो है ना वो चल रहे होते हैं, पिंक कुर्ता, ऑरेंज कुर्ता। क्योंकि समाज बदल गया, ट्रेंड बदल गया, तो ये मार्केट को तो वॉच करते हैं। तो हमारी तरह के बोल्ड लोग तो तकरीबन खत्म होते जा रहे हैं दुनिया में। तो अगर ये अपनी मार्केट को सेगमेंट ना करते तो ये छोटे से जोन पे बस एफर्ट करते रह जाते। इन्होंने अपनी मार्केट को सेगमेंट किया, समझा के क्या क्या है, उससे क्या हुआ, उन सबको टारगेट कर लिया। कल को ये बच्चे जब बड़े होंगे तो ये बड़े वाले कपड़े इन्हीं से लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि ब्रांड के साथ वो होंगे, लॉयल होंगे। जो छोटे होते हुए खास ब्रांड का जूता पहनता हो, उसको कंफर्टेबल लगता हो, तो बड़े होके अगर उसी ब्रांड का बड़ा जूता मौजूद होगा तो वो वही लेगा। लोगों की एक एसोसिएशन बन जाती है कंपनी के साथ, एक उसके साथ। या फर्ज करें आपने गुर्बत के जमाने में अगर सैमसंग का एक मोबाइल रखा है, तो आप अमारत के जमाने में भी सैमसंग का ही अमीर मोबाइल ले लेंगे। अब सैमसंग का दे ही सिर्फ गरीब मोबाइल, तो जो लोग आहिस्ता आहिस्ता अमीर होते जा रहे हैं उनको भी तो टारगेट करना है। तो उसने सेगमेंट कर दिया, ये ज्यादा महंगा मोबाइल लेने वाले, ये दरमियाना मोबाइल लेने वाले, ये सस्ता मोबाइल लेने वाले। तो उससे क्या होगा कि वो सेगमेंट से ज्यादा लोगों को टारगेट करेंगे और आपके ही अपने लोग सेगमेंट दर सेगमेंट मूव होते चले जाएंगे। कहानी कुछ समझ आ रही है? इंग्लिश पढ़ लेते हैं जरा। अब मार्केट सेगमेंट एक सेक्शन है टोटल मार्केट का जिसमें पोटेंशियल कस्टमर्स की खास यूनिक और आइडेंटिफाइबल कैरेक्टरिस्टिक्स और नीड्स हैं। एक खास तरह का नीड रखने वाले कि हाँ भाई ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्कूल जाने वाले शूज पहनने वाला तबका है, ये जॉगिंग पे जाने वाले जॉगर्स पहनने वाला तबका है, ये ऑफिस में जाने वाले काले रंग के मुकेश टाइप या फलाना तरह के शूज पहनने वाला तबका है, ये स्कूल के इनफॉर्मल शूज पहनने वाला तबका है, ये जीन्स के नीचे पहनने वाले उस तरह के शूज जो शूज और जॉगर्स के दरमियान होते हैं, उस तरह का तबका है। तो उससे क्या होता है, आप हर तरह की यूजर की अलग नीड आइडेंटिफाई करते हैं। जब नीड समझ आ गई तो जब आपने उस नीड के हिसाब से अपनी 5 प्रोडक्ट्स दे दी तो आपकी 5 चल जाएंगे। लेकिन आपका प्रोडक्ट ही 2 पड़ी हुई हो तो 2 तरह के लोग आएंगे, 3 तरह के लोग आना बंद हो जाएंगे। तो मार्केट सेगमेंट एक सेक्शन है टोटल मार्केट का जिसमें पोटेंशियल कस्टमर की यूनिक और आइडेंटिफाइबल कैरेक्टरिस्टिक्स और नीड है। मार्केट सेगमेंटेशन, अब देखें हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम अकाउंटेंट ये सारी बातें क्यों पढ़ रहे हैं?
आप सेठ के बाद साथ बैठे होंगे ना, वो कहेगा यार मेरा कपड़े का काम बड़ा अच्छा जा रहा है लेकिन मैं ये नॉर्थ नाजमाबाद में अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा था। आप कहेंगे सर उस मार्केट सेगमेंट को तो समझे, वहां पे वो वाली क्लास रहती है जिनकी ये वाली नीड है और आपका कपड़ा इससे तो नीचे शुरू नहीं होता। आप उन लोगों के लिए अगर इस तरह के कपड़े इस रेंज में बनाएंगे, देखिए वो उठाते। और अगर उसने ऐसा किया और वो चल पड़ा तो वो कहेगा यार ये बड़ा चौकस चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इसको सिर्फ अकाउंटिंग नहीं आती, इसको दुनिया का पता है, इसको बिजनेस का पता है, इसको कारोबार का पता है। तो अनफॉर्चुनेटली सिर्फ इतना सा पेपर रह गया हमारे पास कारोबार के लिए। पहले एक में 2-3 तरह के पेपर होते थे, वो आहिस्ता तब उनको लग रहा है बिजनेस फजूल चीज होती है, माइनस करते जा रहे हैं। हालांकि चार्टर्ड अकाउंटेंट की एक बड़ी ग्रोथ जो है ना इस बिजनेस अप्रोच से भी है। तो इसलिए मेरे पास जितना है मैंने उसको जो है ना, लाइन एक होगी तबसरा 20 मिनट का होगा, तो बर्दाश्त करना है आपने, ठीक है। तो ये क्लास वजन है ही नहीं, आप इस क्लास में आते हैं सिर्फ सीखने के लिए दुनियादारी। चिल माहौल में ये क्लास चलते चलते खत्म भी हो जाएगी और सिलेबस भी बड़ा स्मूथ इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। बस जब मॉडल्स आएंगे तो आपने अलर्ट होकर जरा उन्हें याद करना है प्रॉपर। मार्केट सेगमेंटेशन एक प्रोसेस है जिसमें आप मार्केट को डिवाइड कर देते हैं सेपरेट सेगमेंट्स में, ताकि आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना सकें हर सेगमेंट के लिए। बिजनेस एंटिटी फिर ट्राई करेगी, बिजनेस एंटिटी या तो कोशिश कर सकती है कि अपनी सारी प्रोडक्ट तमाम कस्टमर्स को मार्केट में एक जैसी प्रोडक्ट बना के बेच दे, नहीं तो एक बिजनेस माइट इंस्टेड चूज कर सकता है एक टारगेट कि वो अपनी प्रोडक्ट को किसी खास सेगमेंट के अंदर देगा। तो आप ये भी कर सकते हैं प्रोडक्ट बनाई और सबको वही चेप दी, और एक आप कहेंगे नहीं यार इनके लिए अलग, इनके लिए अलग, इनके लिए अलग। जैसे मुझे याद है कि जब स्टूडेंट होता था तो फिरदौस मार्केट में एक जगह जाते थे, वो चने की उनकी प्लेट होती थी लेकिन एक स्टूडेंट वर्जन ऑफ द प्लेट होता था, 6 रुपए की होती थी, पतली सी प्लेट होती थी और उसके ऊपर बस चने पड़े हुए होते थे और थोड़ा सा सालन होता था। और वो 6 रुपए में हमारे लिए वो होता था, वरना वो 15 रुपए की उनकी फुल प्लेट होती थी उस जमाने में। तो वो स्टूडेंट वर्जन निकाला था क्योंकि उन्हें पता होता था कि सुबह के वक्त लोग जो कॉलेज जा रहे होंगे वो गरीब भी होंगे और वो इतना खाते भी नहीं होंगे। वो मतलब हमारे जमाने में स्टूडेंट इतने डशकरे नहीं होते थे, वो इतना वो नहीं होती थी ये वाली खुराक जो जंक फूड और फास्ट वगैरह। तो हम लोग अपने जमाने में पतले पतले हुआ करते थे, तो उन्हें होता था कितना को खा लेगा। तो 6 रुपए की उन्हें प्लेट निकाली होती थी, लेकिन उससे क्या होता था कि सुबह के वक्त 1-1.5 घंटे वहां स्टूडेंट्स का रश लगा हुआ होता था। तो वो वाली सेगमेंट से उन्होंने थोड़ा प्रॉफिट रखा लेकिन बहुत सारे यूनिट्स को सर्व कर दिया। रश नजर आया तो जो थोड़े से लेट राइजर्स हैं उन्होंने आके देखा यार दुकान पे बड़ा रश है, उस रश से उनको अपने वो 15 रुपए वाले कस्टमर भी मिल गए। तो होता ये है कि आप डिसाइड करते हैं कि या तो मैं सबको एक ही प्रोडक्ट दूं, 15 रुपए रखते, बच्चा आता तो कहते भाई तुम 2 बच्चे मिलके एक प्लेट खा लो। लेकिन उन्होंने समझा कि नहीं यार इन लोगों को अगर एक कम क्वांटिटी की प्लेट दे देंगे, सस्ते में दे देंगे, तो ये मेरे रेगुलर ग्राहक बन जाएंगे। तो ये एक बड़ी मजे की अप्रोच होती है जिसमें आप अलग अलग सेगमेंट्स के लिए अलग अलग टारगेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बड़ी सुन की हैरत होगी, फॉर एग्जाम्पल सर फारूक या सर उसामा, उनका यहाँ एक फिजिकल बैच होगा जो 20,000 रुपए में या 25,000 रुपए में सेल हो रहा होगा। उन्हीं का यहाँ का एक ऑनलाइन वर्जन होगा जो 20,000 या 15,000 में सेल हो रहा होगा। उन्हीं का नियर पीयर पे रखा हुआ जो ऑनलाइन वर्जन होगा वो 11,000 का सेल हो रहा होगा। और वही सीएम एडीजी पे जब लाइव पढ़ा रहे होंगे तो 1250 रुपए पर मंथ पे पढ़ा रहे होंगे। अलग अलग सेगमेंट्स, कुछ को सस्ती प्राइस दें वो कहते नहीं है हल्का टीचर होगा, मैं महंगे वाली तरफ जाऊंगा। तो जैसे लोग उनको उस तरह का मिजाज, जिस तरह का कंज्यूमर। अब वो जो सीएमएडीजी है वो टारगेट करता है गरीब बच्चे को, दूर बैठे बच्चे को जिसके इतने वसाइल नहीं है कि वो लाहौर आ सके। तो उधर हम 3,000 में सब्सक्रिप्शन मॉडल देते हैं, 3,000 2 महीने का, और 3 या 4 पेपर जितने पढ़ने हैं पर मंथ पढ़ते रहो। अगले महीने सब्जेक्ट बदलने, रिजल्ट आ गया, कोई मसला नहीं, कोई ट्रांसफर फी नहीं, कुछ नहीं, बस महीने का 3,000 अपने अब्बा से मांगना है और उसके बाद आपकी एजुकेशन एंड तक, फाइनल तक कवर्ड। जो अब वो वाला तबका, अब यहाँ पे हमारे खर्चे बहुत ज्यादा हैं, यहाँ हम उस लेवल पे नहीं आ सकते क्योंकि उसमें पर हम बिल्कुल ही तबाह हो जाएंगे। जहाँ पे करोड़ों रुपए रेंट और सैलरियों की मद में जब निकलने हैं तो यहाँ हमें एक डिसेंट फीस रखनी है, और अगर कम फीस रखने से परसेप्शन भी गलत हो जाती है कि अच्छा हाँ ठीक है फिर चल नहीं रहा होगा इसलिए वो कर दिया। अब सेशन के स्टार्ट में अचानक से कोई कहते जी 5,000 में कोर्स ले लो, ऐसे कर लो, तो सबको समझ आ जाती है कि यार इनका कोई ले नहीं रहा इसलिए ये 5 में दे रहे हैं, चाहे वो बेचारे नेक नियति में दे रहे हो, लेकिन परसेप्शन गलत हो जाती है। तो अब सेगमेंट करने से क्या हुआ, हमने हर तरह के यूजर को उसके लेवल का मसाला उस तरह से दे दिया।
तो ये फायदा होता है सेगमेंटेशन से कि आप हर तरह की क्लास को, हर तरह की कैटेगरी को, हर तरह के यूजर को कवर कर लेते हैं। तो कहीं छोटा प्रॉफिट होगा, कहीं बड़ा प्रॉफिट होगा, कहीं लॉस में होंगे, ओवरऑल इदारा अल्टीमेटली कुछ ना कुछ चल पड़ेगा। ये बात समझ आई? कुछ एग्जांपल्स दिए उन्होंने, कहा मार्केट को कैसे सेगमेंट करें। ज्योग्राफिकल एरिया भी हो सकता है, ये लाहौर के, ये लाहौर से बाहर के, ये फलाना इलाका, ये फलाना इलाका। ये क्वालिटी और परफॉर्मेंस भी हो सकता है, क्या भाई ये ज्यादा तेज प्रोसेसर वाला मोबाइल है, ये हल्के प्रोसेसर वाला मोबाइल है, ये इस क्वालिटी का मोबाइल है, ये इस क्वालिटी का, ये प्लास्टिक बॉडी का, ये मेटल बॉडी का मोबाइल है। फंक्शन के हिसाब से कि हाँ भाई ये भागने वाले शूज हैं, ये फुटबॉल के शूज हैं, ये हाइक करने वाले शूज हैं, ये राइड करने वाले शूज हैं, ये स्नो शूज हैं, ये फलाना शूज है। मतलब आप कई तरह की जूतों में कोई 15-20 कैटेगरीज बना सकते हैं। टाइप ऑफ कस्टमर के हिसाब से कि घरेलू सार्फिन है, कमर्शियल सार्फिन है, ये महंगे लोग हैं, ये सस्ते लोग हैं। ये आप क्लास के हिसाब से भी कर सकते हैं, आप एज के हिसाब से भी कर सकते हैं कि ये बड़े हैं, ये टीनेजर हैं, ये यंगर चिल्ड्रन हैं, लाइफस्टाइल के हिसाब से कर सकते हैं। कई तरीके हैं सेगमेंट करने के, तो जरूरी नहीं कि आपने हमेशा एरिया सोचना है या फिजिकल ऑनलाइन सोचना है। कई तरीके हो सकते हैं मार्केट को डिवाइड करने के, और फिर समझें कि कौन सी कैटेगरी को आप नहीं सर्व कर रहे। अगर उस कैटेगरी में कोई सर्व नहीं कर रहा तो आप उस कैटेगरी के किंग बन सकते हैं। जैसे CMADZ इस टाइम पे अपनी फील्ड में नंबर 1 है, लाइव डेडिकेटेड क्लास पढ़ाने वाला एक या वो सेटअप है या कुछ पैक की कुछ क्लासेस हैं जो उस मॉडल पे लेके जाते हैं, तो हम उस दुनिया के किंग हैं। CMADZ किसी जगह फिजिकल कॉलेज से मार खा रहा होगा, लेकिन वो अपनी वाली दुनिया में जबरदस्त है। वो बच्चे जो उसके साथ हैं वो उसी के साथ हैं। और मजे की बात है कि सेशन स्टार्ट होता है तो पहले उनकी एनरोलमेंट ज्यादा होती है, पहले लोग मतलब उनके वाले ज्यादा वो होते हैं, फिर उसके बाद यहाँ SBI में एनरोलमेंट्स वगैरह स्टार्ट होती है। क्यों? वो अपनी फील्ड के चैंपियन है, वो वहां पे जो लोग आ रहे हैं उनको वो बेस्ट सर्व कर रहे हैं कि भाई देखिए आपको ऑनलाइन क्लास ऐसे मिल रही हो कि लाइव क्लास, और ऐसा नहीं है कि चलती हुई क्लास में से वो एक बंदा कैमरे को देख के कैमरे से बातें कर रहा है और बच्चे बोल के सवाल पूछ रहे हैं। अब ये उनके लिए वैल्यू है जिनके पास पैसे कम है लेकिन उनको टीचर की तवज्जो चाहिए। आप लोगों को पैसे भी ज्यादा और तवज्जो भी नहीं चाहिए। इधर 5 दिन से ज्यादा फिजिकल आना पड़ जाए तो मौत पड़ जाती है। लाइव अगर देखा जाए तो कभी भी अटेंडीज की तादाद एनरोल्ड स्टूडेंट के 30% से ऊपर भी नहीं होती। ऑनलाइन लेने के बाद लोग कहते हैं यार रिकॉर्डेड में फास्ट फॉरवर्ड पे 1.52 पे चला के देखेंगे। तो ठीक है, ये भी तो एक नीड है ना। तो आप लोगों को हम उस तरह की प्रोडक्ट दे रहे हैं जो आपको सूट कर रही है, उस तरह के लोगों को उस तरह की प्रोडक्ट दे रहे हैं जो उनको। और कैद थोड़ी है, आपको किसी ने मना नहीं किया आप इसको छोड़ के CMADZ उठा लें। हम ही सस्ते में भी अवेलेबल है, हम ही दरमियानी कीमत में भी अवेलेबल है, हम ही महंगे में भी अवेलेबल है। नेचर ऑफ प्रोडक्ट का फर्क है, नेचर ऑफ यूज का फर्क है। डन। वापस आते हैं, पता लगे रिफंड की एप्लीकेशन चाहिए, CMADZ जाना है। ट्यूटर नोट समझते हैं? अगर आप मेरे स्टूडेंट कभी रहे हैं तो ये वर्ड आपके लिए जाना पहचाना होगा। क्या होता है ट्यूटर नोट? तो याद नहीं करना, बस फॉर इन्फॉर्मेशन पढ़ लेना। तो जितने भी हम फायदे देख रहे थे ना आप सेगमेंटेशन के, बस यहाँ दिए हुए आपने एवं ही इसको एक नजर देख लेना है और इसको इस तरह से दिल पे नहीं लेना कि नहीं मैंने याद करना है या ये मुझे आना चाहिए, या अगर ये नहीं आएगा तो मैं क्या करूंगा, किस तरह से। अच्छा, अब आखिरी चूंकि चंद दकीके रह गए, तो वो दकीके समझते हैं? मिनट्स को दकीके कहते हैं। जैसे लम्हे होते हैं, पल होते हैं, दकीका, सात, पहर। तो ये उर्दू ज़बान में ना टाइम की मुख्तलिफ यूनिट्स हैं। आप लोग जरा अंग्रेजी माइल जाते हैं। खैर, तो दकीके जो है ना वो पता आखिरी चंद मोहलतें हैं या चंद इस तरह से। तो सेगमेंटेशन और स्ट्रेटेजिक ग्रुप और स्ट्रेटेजिक स्पेस, क्या इन दोनों को जोड़ सकते हैं? स्टैटिक स्पेस कैसे देखी थी? ऐसे लाइन बनाई थी, कहा था ये ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है, ऐसे कर रहे हैं और यहाँ गैप है। अब सेगमेंटेशन करने के बाद भी गैप निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। आपने कहा ये 10 सेगमेंट है, पता ये लगा सब 8 सेगमेंट्स पे काम कर रहे हैं, 2 सेगमेंट्स पे काम ही कोई नहीं कर रहा। जब कोई काम नहीं कर रहा तो आपने उस जगह जाके ज्यादा काम कर लिया, आप उधर के किंग बन गए। समटाइम क्या होता है, लोग लड़ रहे होते हैं आपस में हर प्रोडक्ट पे और कोई एक छोटा सा सेगमेंट पकड़ता है और उसका किंग बन जाता है। फॉर एग्जांपल जो मशहूर चैनल है वो क्रिकेट के मैचेस की झलकियां भी दिखाते थे, वो ड्रामे भी दिखाते थे, वो खबरें भी दिखाते थे। तो अचानक से एक चैनल ने सिर्फ अपना स्पोर्ट्स का विंग निकाल लिया, इतने से सेगमेंट का पूरा चैनल बना दिया।
तो जितने स्पोर्ट्स देखने वाले थे और वो उन चैनल्स पे कभी कभी स्पोर्ट्स देखते थे, वो सब के सब उसमें शिफ्ट हो गए फॉर स्पोर्ट्स नीड्स। तो समटाइम ऐसा होता है कि आप एक सेगमेंट पकड़ते हैं, फॉर एग्जांपल महंगी घड़ी पहनने वाले लोग, तो हो सकता है आप लिबर्टी में जाएं तो आपको एक ऐसी दुकान नजर आए जिसमें गिनती की 20 घड़ियां रखी हुई हों, और किसी घड़ी की करीब पास हाथ लगाने लगे तो पता लगे वो शीशे के फ्रेम में बंद है, चूंकि गरीब उसे हाथ भी नहीं लगा सकता। तो फिर आप इशारा करके पूछेंगे ये घड़ी, वो पहले आपको देखेगा, सोचेगा मैं इसे बताऊं तो उसको हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, कहेगा 1.25 करोड़ की है। 1.25 करोड़ की घड़ी क्या लगा दिए, हीरे लगा दिए? उसने कहा हीरे लगे हुए, बाकी लगे हुए। तो आपने कहा अच्छा ठीक है सही है, फिर घड़ी के अंदर हीरे लगा दिए, पागल हो गया, मैं निकलता हूँ, ये उन पागलों को ही समझ आएगी जिनके पास 1.25 करोड़ है। तो शायद उस दुकान पे कोई घड़ी भी 70 लाख से कम की ना हो। अब उन्होंने क्या किया, पूरी पॉपुलेशन का शायद 2% लोगों को टारगेट किया जो महंगी और ब्रांडेड घड़ी पहनना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी 20 घड़ियां बेच के महीने में आसपास की दुकान ने जो कि हजार घड़ियां बेच रही होंगी उससे ज्यादा प्रॉफिट बना के बैठ जाएंगे। तो समटाइम क्या होता है, आप मार्केट का एक सेगमेंट पकड़ते हैं और उसी पे फोकस करते हैं। तो ये भी एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है कि आप कुछ ना करें, एक चीज पकड़ें। आप अक्सर सोचते हैं यार फलाना के चने मशहूर है, भाई तुम चावल भी रख लो साथ। और क्या है जी, वो चने सुबह 5 बजे लाइन में लग के मिलते हैं और 7-8 बजे वो अपना सेटअप बंद करके चला जाता है। आप कहते हैं यार भाई 3 घंटे काम किया, क्या कर रहे हो बाकी टाइम? दोपहर में भी चालू कर दो, शाम में भी चालू कर दो। नहीं, उसने खास सेगमेंट पकड़ा, उस सेगमेंट का किंग बन गया और उस सेगमेंट का इतना स्पेशलाइज हो गया है कि वो 3 घंटे में लोगों के 12-15 घंटे के बिजनेस से ज्यादा कमा रहा है, और वो नहीं चाह रहा उसे खराब करना। वो अपनी दुकान शाम में किराए पे भी नहीं देगा, वो कहेगा नहीं सबको पता होगा ये सुबह में खुलती है, 3 घंटे के लिए दुकान खुलती है और यहाँ पे जो उस वक्त आ गया वो आ गया। तो एक बिजनेस अप्रोच ये भी होती है। और एक होती है कि चूचू का मुरब्बा, दुकान पे हर तरह का माल पड़ा होना चाहिए। ये जो छोटे पान छालिया वाले जो होते हैं, इनके पास आपको बिस्किट भी मिल जाएंगे, इसके पास सिगरेटें भी मिल जाएंगी, पान भी मिल जाएंगे, बोतलें भी मिल जाएंगी, सेल भी रखा होता है, पेनाडॉल भी रखी होती है। मुझे बरकत मार्केट के एक पान वाले ने बताया था, मैं उससे पूछा इतने सारे आइटम है क्या सबसे ज्यादा बिकता है? कहता है पेनाडॉल। तो मैंने कहा ये कैसे? कहता है शायद आपको पता नहीं, थोड़ा करीब होके, आसपास ना सीए के बहुत सारे बच्चे हैं, मेरे से लेके जाते हैं। पेनाडॉल नहीं थी, डिस्प्रीन थी। उस जमाने में बच्चे डिस्प्रीन बहुत खाते थे। तो वो उसने कहा ये तो सीए के बच्चे इसके बगैर जिंदा ही नहीं रहते, वो तो उनको हर दूसरे दिन टेंशन हुई होती है, आके कहते हैं टेंशन की क्या गोली है? मैं कहता हूँ पकड़े। तो उसने मेरा हॉट चलने वाला आइटम ही डिस्प्रीन है, क्योंकि इस इलाके में वो लोग हैं जो अक्सर परेशान रहते हैं। क्या कर रहे हैं आप, दुनिया को क्या व्यू दे रहे हैं? कौन लोग होते सी? मार्केट सेगमेंटेशन और स्टैटिक स्पेस, आप इनको दोनों जोड़ सकते हैं। हमारी किताब ने एक एग्जांपल दी, मैंने इस दफा एहतिजाज किया इस किताब के ऊपर। मैंने कहा जी अगर आप किताब रिवाइज कर रहे हैं तो कम से कम ये एग्जांपल बदल दें। ये एग्जांपल हमारे माशरे में इतनी आसानी से नहीं समझ आएगी। तो उन्होंने कहा नहीं समझ आ जाएगी। इन्होंने कैसे एग्जांपल के लिए टाइम चाहिए, कल कर लेते हैं। और अभी ये घड़ी शायद आगे हो, 9 करे 3 मिनट ऊपर हो गए। उफ, बस जल्दी से देख लें इसे। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? ये वैसे हमारे माशरे की एग्जांपल ही नहीं, कल हमने मॉडल करना है, कल कोई शिरक नहीं है उसमें, कल हमने बस सवाल लेने। चले हम सब ने मिलकर तय किया, जल्दी से देख लेते हैं। अच्छा ये वैसी तस्वीर है, पेपर में थोड़ी बनानी है, तो एक एग्जांपल है, इसको कोई बगैर भी काम चल सकता है। उन्होंने एक कंपनी ने एनालाइज किया कि हम यंग और सिंगल्स को इतनी सेल्स कर रहे हैं, और जो यंग है लेकिन मैरिड है उनको इतनी सेल है। जो मैरिड यंग चिल्ड्रंस हैं, जो मैरिड हैं और उनके बच्चे यंग हैं, उनको ये सेल हो रही है। जो मैरिड हैं और बच्चे बड़े हो चुके हुए हैं उनको इतनी सेल है। जो मैरिड है लेकिन बच्चे घर छोड़ के जा चुके हैं, दूसरे मुल्क चले गए, जरूरी नहीं है मतलब दूसरे मुल्क चले गए, कहीं और है, वो मैरिड हैं, बाबा बाबी रहते हैं और उनको कोई टारगेट ही नहीं कर रहा, वो हमसे नहीं खरीद रहे। तो उन लोगों की क्या नीड है, उनको भी तो समझें भाई। जो मैरिड होंगे और जिनके बच्चे होंगे वो अक्सर बच्चों की चीजें खरीदते होंगे ना। तो जो बाबा और बाबी रह रहे हैं और बच्चे दूसरे मुल्क हैं, तो उनकी क्या नीड्स हैं? वो भी तो कुछ खरीदते होंगे ना, उनके पास पैसे हैं तो वो कहीं तो लगाते होंगे। वो शायद यादों वाला एक एल्बम ले लेते होंगे जिसमें बच्चों की तस्वीरें हैं, जो दूसरे मुल्क गया हुआ उसकी तस्वीर देख देख के खुश होते रहते हैं कि कभी ना कभी आएगा। और वो बच्चा भी ऐसा जालिम होता है कि वो आगे से आगे निकल जाता है, वापस नहीं आता। तो ये लेफ्ट अलोन है, इनके साथ भी कुछ करना है।
फिर जो रिटायर्ड है, फिर सिंगल रिटायर्ड भी है और ओल्डर भी है, अब शादीशुदा ही नहीं है और है भी बूढ़ा। इसको शायद गमगीन गजलें सुननी हो, शायद इसने जो है ना एक जमाने में किताब में एग्जांपल दी, शायद इसने वाइन पीनी हो या कुछ और, वो बड़ी मुश्किल से आईकेप को रिक्वेस्टें की कि आप गैर इस्लामी एग्जांपल्स तो बीच में से हटाएं। तो पहले बहुत ज्यादा हमारी इस बुक में, चूंकि छापा मारा था अंग्रेजों की किताब से, तो इसमें इस तरह की एग्जांपल्स थी। तो बहरहाल मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि उन्होंने सेगमेंट्स देखे अपने और देखा कि ये वो दो सेगमेंट हैं जहां हम सेल नहीं कर रहे। इन्होंने रादर देन मार्केट के सेगमेंट देखते देखते हमारे पास सेल्स कौन कौन सी हैं उनको कैटेगराइज किया, फिर मार्केट को समझा तो देखा कि हम 6 सेगमेंट्स को सेल कर रहे हैं, मार्केट में 8 सेगमेंट हैं, ये 2 मिसिंग है, इन 2 के ऊपर हमने काम करना है, हमने सोचना है कि हम क्या करें। जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि वो लोग जो 30 से 40 के दरमियान होते हैं ना, उनको बिजनेस नहीं समझ रहे, उनकी एक एंटरटेनमेंट नीड है, वो बेचारे सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि जाके खाना खा लें या फिल्म देख लें। पैसे भी हैं लोगों की जेब में, दोस्त भी कुछ ना कुछ कनेक्टेड हैं और घर से भी बीवियों से भाग के आए हुए हैं। अब इन्होंने कुछ एंटरटेनमेंट करनी है तो ये सिर्फ फिल्म देखेंगे, सिर्फ खाना खाएंगे, कुछ तो और हो तो कुछ बिजनेसेस ने इनके लिए वो जनाब वो शूटिंग करके वो जनाब वो कर रहे हैं। उस तरह का कुछ लोगों ने जनाब वो मुख्तलिफ नेट कैफे में एक सेटअप बना दिया गेमिंग का कि आओ और जनाब काउंटर स्ट्राइक पे एक दूसरे को मारो, वो जनाब मिलियंस पैसे बनाए उस नीड को समझ के। तो बहरहाल आपकी जहमत तमाम, बस इसको देख के आना है ये जो बेनिफिट्स थे। तो कल पहले सवाल करेंगे, सवाल खत्म करने के बाद हम फिर फुल मॉडल पे टाइम लगाएंगे। पहला मॉडल जो कि बड़ा जरूरी मॉडल है वो पढ़ेंगे, पोर्टर 5 फोर्सेस इंशाल्लाह।